नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टैक्स टारगेट की क्लासेस में, या फिर कहूं डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस में। तो आज एक हम एडिशन करने वाले हैं अपनी क्लासेस में कि शायद मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपसे पूछा था लास्ट टाइम भी कि मुझे एक बार जरूर बताना, तो काफी बच्चों का रिप्लाई तो आया है कि सर आप जीएसटी भी शुरू करो। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं जीएसटी भी, लेकिन वो नवंबर 24 के लिए होगा। दैट मीन्स आप लोग पास हो जाओ जल्दी से जल्दी, आप लोगों के लिए वो चीज नहीं है। मैं तो यही चाहूंगा भैया आप अभी पास हो जाओ मई 24 में, ठीक है। जब तक आप फाइनल में पहुंचोगे कोशिश करेंगे कि हम भी फाइनल में पहुंच जाएं। दैट मीन्स कि फाइनल का भी डायरेक्ट टैक्स हम पढ़ाना शुरू कर दें। चलिए साहब, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर, सैलरी चैप्टर, और आज आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सैलरी चैप्टर में भी मैंने कुछ चीजें आपको पढ़ा दी थी। हम जो कर रहे थे वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स कर रहे थे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में लास्ट टू लास्ट क्लास में ग्रेचुटी किया था और लास्ट क्लास में हमने वो रिवाइज करवा दिया था। आज ग्रेचुटी के बाद हम लोग रिवाइज करेंगे और जहां पर हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सैलरी चैप्टर जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं आप वहां से तो रेफर करेंगे ही करेंगे, साथ में बुक भी रेफर करेंगे, ठीक है। ये वाली बुक भी रेफर करके चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप बुक रेफर नहीं करेंगे, कहीं ये ना हो कि भैया आप सिर्फ नोट्स के भरोसे रह जाओ और दिक्कत आनी शुरू हो जाए, ठीक है। बाल बाल सेट है, बालों में तो कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए साहब आओ फटाफट, तो एक बार फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। आज तारीख कितनी है? आज तारीख है सर 7 फेब। तारीखें याद नहीं रहती यार, बताओ क्या चल रहा है। कुछ नहीं पता सर क्या चल रहा है, हमें भी नहीं पता सर, बस हमें तारीखें याद रहती हैं। चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको पेंशन करवाया होगा, पेंशन से हमने शुरुआत की होगी। फटाफट अपनी नोटबुक निकाल लो, आज की डेट डाल लो, उस पर लिखो 7 फेब, ठीक है सर। आज हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स खत्म करवाएंगे और साथ में डिडक्शन भी खत्म कर देंगे। डिडक्शन कौन सी? इंटरनल डिडक्शन, दैट मींस सैलरी चैप्टर की डिडक्शन। ओके सर, चलो जी आओ फटाफट। चलो रिटायरमेंट बेनिफिट्स निकालो। पेंशन से शुरुआत करते हैं, पेंशन सेक्शन 10(10)(a). चलो उसके बाद क्या था सर? पेंशन में 2 पार्ट्स हम लोग चेक करते हैं या 3 पार्ट सर? पेंशन में भी हम लोग 3 पार्ट चेक करते हैं। ऑन रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है, ड्यूरिंग द सर्विस पेंशन मिल रही है, या फिर आफ्टर डेथ पेंशन मिल रही है। अगर ड्यूरिंग द सर्विस पेंशन मिल रही है तो वो क्या हो जाएगी सर? टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आफ्टर डेथ पेंशन मिल रही है तो वो क्या होगी सर? वो भी टैक्सेबल हो जाएगी अंडर IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर ऑन रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है, ऑन रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है तो मैं 2 चीजें चेक करके चलूंगा कि पेंशन मेरी कमिटेड है कि अनकमिटेड है। अगर मेरी अनकमिटेड पेंशन है तो मैं उसको टैक्सेबल करवा दूंगा हर केस में। दैट मींस जो मंथली पेंशन आ रही है उसको मैं टैक्स करके चलूंगा हर केस में। हर केस का मतलब क्या है? चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, हर केस में हैव टू पे टैक्स ऑल एम्प्लॉइज। अगर मेरी कमिटेड पेंशन है, कमिटेड का मतलब लमसम अमाउंट आपने एक साथ ली है, इकट्ठी अमाउंट आपने ली है, इसमें मैं दो बातें चेक करूंगा। क्या एम्प्लॉय मेरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय था? अगर मेरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर मेरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो मैं फर्दर 2 चीजें करूंगा चेक। क्या? कि पेंशन ग्रेचुटी के साथ मिल रही है या पेंशन ग्रेचुटी के बिना मिल रही है। अगर रिसीव्ड विद ग्रेचुटी है तो कितना एग्जेम्प्ट है सर? रिसीव्ड विद ग्रेचुटी मतलब ज्यादा पैसा मतलब एग्जेम्पशन कम, 1/3 ही एग्जेम्पशन मिलेगी, जबकि यहां पर 1/2, यहां पर ज्यादा एग्जेम्पशन है। चलो, अगर रिसीव्ड विद ग्रेचुटी मिल रही, जितनी भी अमाउंट रिसीव हुई हो उसमें से 1/3 आप माइनस कर देंगे। किसका सर? फुल वैल्यू ऑफ पेंशन का। अमाउंट रिसीव्ड का 1/3 नहीं करना है, फुल वैल्यू ऑफ पेंशन का माइनस करना है। बाकी जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। चलो इधर आ जाओ। रिसीव्ड विदाउट ग्रेचुटी, पेंशन आपको मिली, लमसम मिली, कमिटेड मिली, आपको विदाउट ग्रेचुटी मिली, उस केस में आप लोग क्या करेंगे? अमाउंट रिसीव्ड में से माइनस करवा देंगे 1/2 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ पेंशन आप कैसे कैलकुलेट करके चलेंगे? फुल वैल्यू ऑफ पेंशन आप कैलकुलेट करेंगे अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन, कि आपका कितना परसेंटेज कमिट हुआ था। टोटल टैक्सेबल कितनी पेंशन आ जाएगी सर? जो कमिटेड पार्ट था और अनकमिटेड पार्ट था, टैक्सेबल का जो कमिटेड निकला था और अनकमिटेड का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा।
ये क्वेश्चन करवाया था मैंने। उसके बाद हम लोगों ने देखा था रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट मतलब सर छटनी करना, मतलब भगा दिया। 10-10 बी सेक्शन की बात करके चल रहे हैं। चलो इसमें क्या हम दोनों चीजें चेक करते हैं सर, इसमें छोटी मोटी बातें हैं कि आपको ये देखना है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एज पर स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मिली तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अदर केसेस में अगर वो जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं मिली, अदर केसेस में आप लोग क्या करेंगे, जितनी भी अमाउंट रिसीव होगी उसमें से लोअर ऑफ द थ्री थिंग्स आप माइनस करवाएंगे। लोअर ऑफ द थ्री थिंग्स में क्या था, अमाउंट रिसीव्ड ऑब्वियसली, मैक्सिमम लिमिट 5 लाख और अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। मैक्सिमम टाइम ये फिगर आपको दी रहेगी, अगर ना दी रहे तो उसका निकालने का तरीका हमने बतलाया था। टैक्सेबल वैल्यू आप निकाल देंगे, जो भी अमाउंट रिसीव हुई तीनों में से लोअर होगा उसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो टैक्सेबल पोर्शन आ जाएगा। अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कैसे निकालते हैं, 15/26 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और इन पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। 6 महीने से ऊपर कोई भी महीना होंगे उसको हम क्या मान लेंगे, पूरा का पूरा साल मान लेंगे। सैलरी का मतलब यहां पर क्या था सर, सैलरी का मतलब यहां पर बेसिक प्लस डीए था, रिटायरमेंट पर्पस वाला। 21 कंप्लीट। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वीआरएस। वीआरएस में भी क्या था सर, वीआरएस में तो सीधा सीधा जितनी भी अमाउंट मिली हो 3 में से आप माइनस कर दीजिए, टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। चलो अमाउंट रिसीव्ड सेकंड, मैक्सिमम लिमिट कितनी सर, 5 लाख की। 5 लाख कैसे याद आया सर, ट्रेंचमेंट कंपनसेशन में भी 5 लाख था और वीआरएस में भी 5 लाख है। थर्ड पॉइंट में से हमें इन दोनों में से हायर लेकर चलना है। थर्ड पॉइंट में हमें इन दोनों में से हायर लेकर चलना है। ओके सर, चलो दोनों में से हायर कौन सा, लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, या फिर लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय बैलेंस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फॉर सर्विस। आपकी कितने महीने की सर्विस और बची है जो आप वीआरएस ले रहे हैं। तो इन दोनों में से जो भी हायर आएगा सी पॉइंट पर लिखूंगा और ए बी सी तीनों में से जो लोअर आएगा वो माइनस करवा दूंगा। अमाउंट रिसीव्ड में से जो बचेगा वो मेरा टैक्सेबल पोर्शन आ जाएगा। यह मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिया था। सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट पर्पस वाला प्लस कमीशन कौन सा, टर्नओवर बेस्ड। वीआरएस वंस इन लाइफ टाइम मिलता है, बार बार नहीं मिलता। ये एग्जांपल था, ये यहां पर हुआ फिनिश। लीव एनकैशमेंट की अगर मैं बात करके चलो, लीव एनकैशमेंट का क्या मतलब है सर, छुट्टियों के बदले आपको पैसा मिलता है, लीव एनकैशमेंट। तो लीव एनकैशमेंट आपको 3 तरीके से मिल सकती है। लीव एनकैशमेंट आपको 3 तरीके से मिल सकती है, ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, दैट के टाइम पर। अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है, ऑब्वियसली बात है ड्यूरिंग द सर्विस तो सर कुछ भी मिलेगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको ऑन और आफ्टर डेथ मिल रही है तो उस केस में उसको करवा देंगे एग्जेम्प्ट करवा देंगे। रिटायरमेंट पर मिल रही है तो चेक करेंगे लीव सैलरी। लीव सैलरी के केस में चेक करेंगे क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर लीव सैलरी मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। मतलब आपको अमाउंट रिसीव्ड में से इन चारों में से जो भी लोअर होगा वो माइनस कर देना, जो भी बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। 4 कौन कौन से फिगर है, अमाउंट रिसीव्ड, अमेंडमेंट आई थी, 25 लाख की लिमिट हो गई यहाँ पर। थर्ड पॉइंट है एवरेज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स और लीव क्रेडिट फॉर 30 डेज। सैलरी का इसमें क्या मतलब है, बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट पर्पस वाला प्लस कमीशन टर्नओवर वाला। लीव क्रेडिट फॉर 30 डेज, लीव क्रेडिट फॉर 30 डेज कैसे निकलेगा जी सर, एक बात आपने हमें बताई थी, अगर वो क्वेश्चन में बोल दे उसको हर साल 48 डेज अलाउड थे लीव के, 60 डेज अलाउड थे, 70 डेज अलाउड थे, तो आपको मैक्सिमम कितना लेना है सर, 30 लेना है। 30 बोल दे तो 30, और अगर उसने 25 डेज पर ईयर बोल दिया तो फिर आपको 25 लेकर चलना है। ये बात मैंने कहां बताई थी सर, ये बात आपने यहां पर बताई थी। लीव अलाउड फॉर कैलकुलेशन, लीव मोर देन 30 डेज ईच ईयर। वो कह रहा है हर महीने हर साल जो छुट्टियां मिलती है वो 40 छुट्टियां मिलती है, तो आपको सिर्फ 30 डेज लेना है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। लीव अलाउड 30 डेज ईच ईयर, फिक्स 30 मिल रहा है, फिक्स 30, अगर लेस देन 30 है तो फिर लेस देन 30 लेकर चलना है। बैलेंस नंबर ऑफ लीव कैसे निकालेंगे, लीव क्रेडिट फॉर 30 डेज, बैलेंस नंबर ऑफ लीव नॉट गिवन। आपको पता ही नहीं बैलेंस छुट्टियां कितनी बची हुई हैं तो आपको ये ट्रीटमेंट करना है, लेकिन अगर आपको बाई चांस बैलेंस छुट्टियां बची हैं तो आपको ये वाला ट्रीटमेंट करना है। चलो बैलेंस लीव नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो क्या करेंगे,
टोटल लीव अलाउड कितनी है ड्यूरिंग द सर्विस। अलाउड का मतलब क्या है सर, यहां पर हम हर साल लिख लो टोटल लीव अलाउड ड्यूरिंग द मैक्सिमम 30 डेज ईच ईयर ही ले सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल के साथ ये करवाया था आपको, एग्जांपल के साथ मैंने करवाया था, ठीक है। 30 डेज ईच ईयर, तो 30 डेज मल्टीप्लाई बाय जितने भी साल की आपने सर्विस दी है उतना, माइनस आपने कितनी छुट्टियां ले ली, जो बैलेंस बचेगा वो लीव टेकन। लीव टेकन के बाद यहां पर चले जाएंगे, लीव क्रेडिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि बैलेंस लीव जितनी भी बची है मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30। आपका क्या निकल कर आ जाएगा, लीव क्रेडिट फॉर 30 डेज। दैट मींस ये फोर्थ वाली फिगर आपके निकल कर आ जाएगी। चारों में जो भी लोअर हो वो अमाउंट रिसीव में से माइनस करवा दो, जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, टैक्सेबल। ठीक है, ठीक है सर। चलो यहां तक हमने करवा दिया था। हाँ सर, आज हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, और फर्दर कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेरा पीएफ अकाउंट। सब ध्यान देना, पीएफ अकाउंट की आज हम डिस्कशन गुफ्तगू करने वाले हैं। तारीख है आज 7 Feb 2024, 7 Feb 2024। चलिए साहब, आइए फटाफट पीएफ निकाल लो, जल्दी से जल्दी अपने नोटबुक निकालो और अपना पेज नंबर निकालो जी। कितना है पीएफ, किस पेज पर है साहब पीएफ है आपका? जी, ये है 5.28, 5.28 पेज नंबर 5.28। ये वाला डायग्राम निकालो, ये वाला डायग्राम 5.28, 5.28। चलिए साहब, आइए आपका इंतजार है। चलिए 5.28, आइए जी। ट्रीटमेंट फॉर प्रोविडेंट फंड। देखिए प्रोविडेंट फंड भी क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। मैंने आपको शुरुआत में 6 रिटायरमेंट बेनिफिट बताए थे। कौन कौन से बताए थे, एक बार दोबारा से दिमाग पर जोर डालेंगे, दिमाग को काम पर लगाओ ताकि ये एग्जाम में दिमाग काम पर लगे। चलो, पहला क्या था सर, ग्रेचुटी। सेकंड क्या था सर, पेंशन। तीसरा क्या था, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। चौथा क्या था सर, वीआरएस। पांचवा क्या था सर, लीव क्रेडिट। हमने 5 कंप्लीट कर लिए, 6th हमारा बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड पीएफ। प्रोविडेंट फंड का पैसा भी रिटायरमेंट पर मिलता है, या फिर कहूं रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, क्योंकि पीएफ का पैसा आप बीच में भी निकलवा सकते हो, मना ही नहीं है। लेकिन एग्जेम्प्ट कब होगा सर, वो तो तभी होगा तब मेरा रिटायरमेंट आएगी। चलो, अलग अलग तरीके के पीएफ अकाउंट होते हैं, आज एक एक करके समझेंगे। अभी तक बहुत से बच्चों को तो यही कंफ्यूजन रहती है, सर ये पीएफ क्या है और ये पीएफ क्या है। आज सारे डाउट्स आपके एक बार सॉल्व कर देते हैं, किस पीएफ को क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, और क्या उसका बेसिक पर्पस है, उसका मतलब क्या है, जज परवार करेंगे आज पीएफ की। चलो साहब, आओ फटाफट। सबसे पहले नाम है एसपीएफ। एसपीएफ का मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इसका क्या मतलब होता है, एक एक करके बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा, फिर लास्ट में चारों का कंपैरिजन करवा दूंगा। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, देखिए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बहुत प्यारा फंड है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के पास आपको क्या खुलवाना पड़ता है, पीएफ अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। दैट मींस जो गवर्नमेंट पूरा रेगुलेट करेगी पीएफ अकाउंट को, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। लोग बाग इसमें नहीं जाते। देखिए जैसे मान लीजिए टाटा है, टाटा क्या करती है, टाटा कहती है जी हमें पीएफ अकाउंट खुलवाना है, सरकार कहती है आप इस बैंक में खुलवा लो, वो सरकार उस बैंक को बोल के उसका पीएफ अकाउंट खोल देती है। पूरे के पूरे अकाउंट को कौन मैनेज करेगा, सरकार मैनेज करेगी, सरकार का प्रोविडेंट फंड है, गवर्नमेंट की फंड स्कीम है। अब आपको पता ही, अगर गवर्नमेंट की स्कीम है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो उसमें इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब टाटा जैसी बड़ी कंपनी, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी, जैगुआर जैसी बड़ी कंपनी, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी, विप्रो जैसी बड़ी कंपनीज क्या चाहेंगे, उनके पास लाखों में एम्प्लॉइज होते हैं, तो वो किसी भी बैंक को बोलेंगे कि हम आपके यहाँ पीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। लेकिन अब क्या दिक्कत आई, पहला था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में क्या था कि आप अकाउंट खुलवाएंगे सरकार के पास जाकर, सरकार आपको बोलेगी इस बैंक में, इस ब्रांच में अकाउंट खोल लो, सरकार पूरा का पूरा अकाउंट रेगुलेट करती है, दैट इज कॉल्ड
स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सरकार की देखरेख में सब कुछ सरकार का, इसमें इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, बाकी सारी गारंटी ठीक है भैया, पैसा नहीं डूबेगा, सब कुछ एग्जेम्प्ट है, सब कुछ ठीक है, बट इसमें इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। तो अब व्यापारियों ने कहा कि सरकार ठीक है, आपने एक अकाउंट खुलवा दिया स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, आप हमारा एक और अकाउंट खुलवाओ जिसको हम खुद मैनेज कर लें, आपकी जरूरत ही ना पड़े। अब सरकार सोचेगी यार एक बात बताओ निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर क्या सोचेंगे, यार पैसे का मामला है, 2-4-5 लाख एम्प्लॉइज अगर किसी कंपनी में हैं, सोचो हर महीने कितना फंड आएगा। पॉइंट सर। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपको कुछ रियायत दे देते हैं, इसको हम पूरी तरह हम रेगुलेट कर रहे थे, दैट मीन सरकार रेगुलेट कर रही थी, ये सरकार की फंड स्कीम्स थी, इनमें पैसा जमा होता था। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ठीक है तो आप एक काम करो, आप अपने आप अकाउंट खुलवा लो। अब अगर टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस, जो भी जैगवार कंपनी, ये सारी खुद जाएंगी बैंक के पास, अगर इसमें इनको 4, 5, 3, 6 या फिर 8, 9, 10% तक का इंटरेस्ट मिलता है, इसमें क्या था, आप गए सरकार के पास, सरकार ने आपका खुलवा दिया अकाउंट वगैरह, पीएफ अकाउंट चल पड़ा, आपने किसी से मोलभाव नहीं किया। अब मुझे बताओ, अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होगा, दैट मींस एम्प्लॉयर खुद मैनेज करेगा, एम्प्लॉयर खुद मैनेज करेगा। अब अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, सोचो मेरे पास अगर 3 लाख 4 लाख एम्प्लॉइज है, कितना पैसा इकट्ठा होगा, मैं किसी भी बैंक के पास जाऊंगा, मैंने कहा सुन मेरा हर महीने इतना करोड़ रुपया तेरे अकाउंट में आएगा, तेरे बैंक के पास आएगा डिपॉजिट के लिए, तो मुझे तो बता तू क्या इंटरेस्ट रेट देगा। वो कह रहा है सब मार्केट में इतना चल रहा है, मैं आपको इतना दे दूंगा। फिर आप क्या कहोगे, सुन प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, उसको लगा हाँ इसमें से तो धीरे जल्दी से पैसा निकलता ही नहीं है, फंड हम पूरी तरह यूज कर सकते हैं। वो कह रहा चलो इतना परसेंट और बढ़ाया आपका, यहाँ पर आप मोल भाव कर सकते थे, नहीं आपकी कोई औकात नहीं थी, आप किसी से मोल भाव नहीं कर सकते, सरकार का अकाउंट है, सीधा सीधा। यहाँ पर क्या है, अपना अकाउंट है, सब कुछ अपना है, लेकिन इसमें सरकार ने एक अड़ंगा ये डाल दिया कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मतलब आप कहीं पर रिकॉग्नाइज हो, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मतलब स्टैट्यूट का फंड है, दैट मीन सरकार का फंड है, लेकिन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आपका प्रोविडेंट फंड है, आप खुद मैनेज करते हो, लेकिन ये रिकॉग्नाइज है। रिकॉग्नाइज का मतलब इसको कोई जानता है, सरकार के कानों में ये बात है कि फला फला मुंबई में, फला फला आंध्र प्रदेश में कोई फैक्ट्री है, कोई बड़ी कंपनी है, उसके इतने एम्प्लॉइज का पीएफ अकाउंट इस बैंक में खुला हुआ है, ये पीएफ नंबर है, ये बैंक अकाउंट नंबर, सारी डिटेल है, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जाकर इस अकाउंट को रजिस्टर्ड करवा लो, दैट मींस आप बताओ इनकम टैक्स को कि हमने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड सरकार वाली स्कीम में पैसा नहीं लगाया, हमने खुद का अपना अकाउंट खोला क्योंकि हमें बैंक ज्यादा ब्याज दे रहा था, हम नेगोशिएट कर पाए, तो उन्होंने कहा हम आरपीएफ खुलवा देते हैं। तो ये आपको इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, कुछ नहीं बताना, लेकिन आरपीएफ आपको रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा, दैट मींस रजिस्टर करवाना पड़ेगा उस एरिया के, अपने एरिया के सीआईटी को। सीआईटी मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लास्ट है आपका यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जैसे ये रिकॉग्नाइज है, ये अनरिकॉग्नाइज है, सरकार ने कहा ठीक है हमारे पास मत खुलवाओ, अपना खुद का खोल लो, उसको रिकॉग्नाइज करवा लो। कुछ इतने निकम्मे थे, उन्होंने कहा ना तो हम सरकार के पास खुलवाएंगे, ना खुद का खोलेंगे, ना रिकॉग्नाइज करवाएंगे, पैसा जरूर काटेंगे एम्प्लॉइज का, दैट इज कॉल्ड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। किसी को कोई नहीं पता कहाँ अकाउंट खुला हुआ है, किस नाम से खुला हुआ है, प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा जमा होता, कोई सरकार के पास कैलकुलेशन नहीं, किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास कैलकुलेशन नहीं। इसकी सरकार के पास कैलकुलेशन होती है, इसकी अपना इनकम टैक्स के पास कैलकुलेशन होती है, इनकी किसी के पास नहीं है, इसलिए इसका नाम दिया अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। घर का ना घाट का, इसका किसी को कुछ नहीं पता। लास्ट है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये तीनों फंड आए एम्प्लॉयर के लिए, लेकिन कई जगह क्या होता है कि जैसे मैं हूं, मैं कहीं पर जॉब नहीं करता, मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूं, दैट मींस मैं प्रोप्राइटरशिप में हूं। अगर मैं प्रोप्राइटरशिप में हूं, मैं खुद का बिजनेस चला रहा हूं और मेरा मन है पीएफ अकाउंट में पैसा डालने का, दैट मींस आई डोंट हैव एनी एम्प्लॉयर, मैं किसी के अंडर काम नहीं करता, बट मैं चाहता हूं मैं पीएफ में पैसा डलवा दूं। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेविंग एफडी, एंड सेकंड थिंग इज दैट ये जब मैं जमा करवाऊंगा इसमें डिडक्शन की छूट मिलेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के लिए तो ये 3 वाले हैं, जो नॉन एम्प्लॉय है उनके लिए उन्होंने 4th खोल दिया और बोल दिया पब्लिक प्रोविडेंट फंड,
पीपीएफ कॉल्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें ज्यादातर कौन आएंगे सर? इसमें ज्यादातर जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून्स है, वो इसमें आएंगे, वो इसमें पैसा डालेंगे, इंटरेस्ट लेंगे वहां से, और सारी चीजें एग्जेम्प्ट है, डिडक्शन भी क्लेम करेंगे, इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, बात समझ में आई? चारों में डिफरेंस पता चला? हाँ सर। चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, अभी लॉजिकली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। प्रोविडेंट फंड डिस्कस कर रहे हैं। आइए साहब देखिए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से। तो सबसे पहले आया एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, उसके बाद आया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, उसके बाद आया इन दोनों पर इंटरेस्ट वगैरह की बात करा, और फिर आया पैसा आपने विड्रॉ कर लिया, चाहे वो इंटरेस्ट का पैसा था या कंट्रीब्यूशन का पैसा था, चाहे वो इंटरेस्ट का पैसा था या कंट्रीब्यूशन का। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है हर महीने एम्प्लॉयर सेम अमाउंट, एम्प्लॉय सेम अमाउंट, दोनों मिलाकर एक बक्से में डालकर बैंक में जमा करवा देते हैं। हर साल बैंक उस पर इंटरेस्ट 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 ऑन इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, क्योंकि ये पैसा विड्रॉ तो होता नहीं है, रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है, लेकिन फिर टैक्सेबिलिटी आ जाती है, इसलिए लोग बाग इस पैसे को नहीं निकालते, इसको बुढ़ापे की पूंजी समझते हैं। तो इसमें एम्प्लॉय हर महीने डालते रहते हैं, ब्याज जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आता रहता है। फिर आप लास्ट में आके उस अमाउंट को क्या कर लेते हो? विड्रॉवल ऑन रिटायरमेंट, आप रिटायरमेंट पर वो पैसा निकाल लेते हो। दैट मींस जब डालने का टाइम आया, एम्प्लॉयर ने भी डाला, एम्प्लॉय ने भी डाला, मैक्सिमम केसेस में दोनों सेम अमाउंट डालते हैं। जब दोनों ने डाला, उस साल का इंटरेस्ट मिला, अगले साल और डाला दोनों ने मिलके, उस पर इंटरेस्ट, और जो पिछले साल वाला था उस पर भी इंटरेस्ट, और जो पिछले साल इंटरेस्ट मिला था उस पर भी इंटरेस्ट। दैट मींस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, हर साल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चलो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड सबसे पहले देख लेते हैं। एसपीएफ, एसपीएफ का मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात करके चल रहे हैं। चलो जो एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी आपको 80C में, कोई दिक्कत? नो सर। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अगर आप एसपीएफ में पैसा डालते हो तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्ट, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C। अब इन दोनों पर जो ब्याज मिला, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन वो सिर्फ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में ही होगा। अब बात समझ पा रहे हैं? अगर आप विड्रॉवल करते हैं इस पैसे का ऑन रिटायरमेंट, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(11). दैट मींस अगर आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में डालते हो तो आपकी छूट ही छूट है, बल्ले बल्ले मौज मौज। कैसे? आपको जब आपने पैसा डाला तब आपको डिडक्शन मिल गई, एग्जेम्पशन मिल गई। एग्जेम्पशन किसको? एम्प्लॉयर पार्ट को, एम्प्लॉय पार्ट को डिडक्शन क्लेम हो गई। जब आपने पैसा डाला साल के लास्ट में, अगले साल तक उस पर इंटरेस्ट भी मिला, दैट मींस आपकी इंटरेस्ट इनकम भी हुई, आपने वो पैसा उसी में पड़ा रहने दिया, अगले साल सारे पर फिर आपको ब्याज मिला, कंट्रीब्यूशन पर भी, इंटरेस्ट पर भी फिर ब्याज मिला, अगले साल फिर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा। विड्रॉ किया जब पैसा, वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट। दैट मींस अगर आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में डालते हो तो आपकी बल्ले बल्ले रहेगी। दूसरा आया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मतलब है आपने ये फंड कहीं पर रिकॉग्नाइज करा रखा है, दैट मींस इनकम टैक्स अथॉरिटीज में आपने रजिस्टर करवा रखा है, रिकॉग्नाइज करवा रखा है सीआईटी के पास। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, देखो ये तो पूर्णतः, जैसे वो नहीं था आरओआर आरएनओआर वाला कॉन्सेप्ट, ये तो पूर्णतः भारतीय है, ये पूर्णतः सरकारी है, इसे मिल लिया, हमने इसमें दबा के छूट दी। अब ये सरकारी तो है, सरकार की नजरों में तो है, लेकिन ये क्या हो गया? आरएनओआर। ये क्या था? आरएनओआर। ठीक है, ये हो गया, सॉरी ये क्या था? आरओआर, पूर्णतः भारतीय। अब ये बोला आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तुम भारतीय तो हो, लुक लाइक बोल रहा हूँ, लुक लाइक कॉन्सेप्ट लिंक करने के लिए, ताकि याद रहे। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तुम भारतीय हो, तुमने हमें बता दिया, लेकिन हम तुम्हारा अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। एम्प्लॉयर तुम तो किसी और बैंक के साथ खुद ही जाके डील करके बैठे हो, खुद ही उनसे इंटरेस्ट वगैरह ले रहे हो। बोला हाँ सर मैं खुद ही ले रहा हूँ। कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, हम इतनी छूट तो नहीं दे सकते क्योंकि ये तो सरकारी स्कीम थी, गवर्नमेंट स्कीम्स थी, इसमें आप पैसा डालते हो हम आपको छूट देते हैं। ये भी एक तरह की सरकारी है, इसलिए हम आपको इसमें भी छूट देते हैं। चलो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिल जाएगी 80C में, उसमें भी यही अलाउड था। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा, ध्यान दीजिए साहब, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है अप टू 12% ऑफ सैलरी।
सिर्फ 12% ऑफ सैलरी तक ही आप एग्जेम्प्ट हैं अगर आप पैसा डालते हो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, आरपीएफ में, और वो भी किसका, एम्प्लॉयर पार्ट का। इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट दोनों पर मिलेगा, एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%, एग्जेम्प्ट अप टू 9.5% दोनों का मिलेगा सर, ये दोनों का, एम्प्लॉयर का भी एम्प्लॉय का भी। इंटरेस्ट क्या है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा अप टू 9.5%। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना भी कर सकता है, एटीसी में डिडक्शन क्लेम कर लेगा जितनी अलाउड है, मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख। और अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो उसको मैक्सिमम 12% ऑफ सैलरी तक ही एग्जेम्पशन दी गई है। विड्रॉल एग्जेम्प्ट है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। इन्होंने बोला एग्जेम्प्ट कर देंगे बट कंडीशन साथ में कुछ लगाएंगे। बोले क्या दिक्कत है, बोलो। बोला यार एक काम करते रहा, हम ये एग्जेम्प्ट कर देंगे लेकिन आपको 5 साल कहीं पर टिक कर काम करना पड़ेगा। ये नहीं है 1 साल इधर बैठे हो 2 साल उधर बैठे हो उछलते कूदते फिर रहे हो, नहीं, आपको 5 साल कहीं पर सर्विस करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप पीएफ में पैसा निकलवाते हो, पीएफ कौन सा सर, आरपीएफ। आरपीएफ का मतलब सर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर आप इससे पैसा निकलवाते हो तो टैक्सेबिलिटी क्या आएगी। उन्होंने बोला एग्जेम्प्ट है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। 5 साल के अंदर अंदर आपने पैसा निकाल लिया तो टैक्सेबिलिटी आएगी, इसलिए लोग बाग इस अकाउंट से पैसा नहीं निकलवाते क्योंकि 5 साल के बाद ही पैसा लगवाया निकाला जाता है। दैट मींस 5 साल तक तो मोटा मोटी फंड ब्लॉक हो गया आपका। कंडीशन कौन कौन सी है, आरपीएफ विड्रॉवल ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस बाय एम्प्लॉय फ्रॉम आरपीएफ इज एग्जेम्प्ट। जब आप पैसा निकलवाओगे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा इफ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, कंडीशन 1 इफ एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस विद हिज एम्प्लॉयर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर और मोर, 5 साल या उससे ज्यादा आपने उसके साथ काम किया हो तो वो जो पैसा आप आरपीएफ का रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का विड्रॉ करना चाहते हैं वो एग्जेम्प्ट होगा। इफ सर्विस हैज बीन टर्मिनेटेड, आपके पास सर्विस टर्मिनेट हो गई, दैट मींस आपने पैसा डाला इसमें आरपीएफ में, पैसा हर साल डाला और 3 साल 4 साल बाद वो पैसा आप निकलना चाहते हो, दैट मींस 5 साल से कम है, हाँ सर, तो टैक्स आएगा, हाँ सर आएगा। लेकिन एग्जेम्पशन पर जब आप विड्रॉ करोगे वो पैसा तब भी छूट हो जाएगी कुछ, अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। आप वो पैसा निकालना चाहते हो, आपकी इल हेल्थ है, आप बीमार हो, या फिर आपके एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया, उसका ही बिजनेस बंद हो गया, तो मैं 4 साल से पहले विड्रॉ करूं तो कोई टैक्स नहीं आएगा। मैं इल हेल्थ हूं, मैं बीमार हूं, बीमारी स्पेसिफिकली रूल्स में मेंशन है, तो मेरा क्या होगा, वो पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लास्ट इज रीजन विच आर बियॉन्ड एम्प्लॉय कंट्रोल। जो रीजंस ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, आपने नेसेसरी स्टेप लिए थे उस पर निकालने के लिए, उस केस में आपसे बात नहीं बनी। एंड द लास्ट वन इज आपने नए एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर लिया, वो तो एक ही बात है, 3 साल काम करते हुए तो आपने नए एम्प्लॉयर के पास ज्वाइन कर लिया, आपने वही अकाउंट नए से पुराने में, सॉरी पुराने से नए में ट्रांसफर कर लिया तो वगैरह कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। बात समझ आई? हाँ सर, अगर आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से एग्जेम्प्ट है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। सर्टेन कंडीशंस कौन सी हैं, ये वाली है सर्टेन कंडीशंस, ये वाली है सर्टेन कंडीशंस। 5 साल तक आपको काम करना है, 5 साल से कम करोगे तो बताओ इल हेल्थ हुई और डिसकंटिन्यू हो गया एम्प्लॉयर का बिजनेस, या रीजन आपकी औकात से बाहर है, या फिर आपने नया पीएफ अकाउंट खुलवा लिया किसी नए एम्प्लॉयर के पास, तो आप 5 साल से पहले भी विड्रॉ कर सकते हो क्योंकि आप नए एम्प्लॉयर के पास चले गए हो। एक्चुअल में आपने विड्रॉ नहीं किया, आपका अकाउंट ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, ठीक है सर। थर्ड वन इज यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। भैया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्ट। सर ये अनरिकॉग्नाइज्ड होके फुल्ली एग्जेम्प्ट, जबकि आरपीएफ होके सिर्फ 12% तक एग्जेम्प्ट। हाँ सर, ऐसा भेदभाव क्यों? ये तो हमने इनकम टैक्स में जाके रजिस्टर भी करवाया था, रिकॉग्नाइज करवाया था, तब जाके इन्होंने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की 12% ऑफ सैलरी तक ही एग्जेम्पशन दी थी, इसके बियॉन्ड टैक्स कर दिया था। सर ये तो यूआरपीएफ, इसको तो कोई गली के नुक्कड़ में पान वाला भी नहीं जानता होगा, इन्होंने तो घर पे ही बना रखा है, फिर भी फुल्ली एग्जेम्प्ट। हाँ ऐसा क्यों, अभी बता रहा हूँ। इंटरेस्ट मिला उस पर, वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट। सर यहाँ पर 9.5% और यहाँ पे फुल्ली एग्जेम्प्ट, फिर तो सब के सब यूआरपीएफ खोल लेंगे, फिर आरपीएफ में कोई जाएगा ही नहीं, एसपीएफ में कोई नहीं जाएगा। एक लास्ट वाला पॉइंट, अगर आप विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर क्या था सर, एग्जेम्प्ट था, लेकिन यहाँ पर टैक्सेबल है। सारी चीज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर देना है, टैक्सेबिलिटी में आ जाएंगी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपको इग्नोर कर देना। सर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्यों इग्नोर करना है जब मैं इसको टैक्सेबल करूं, किसको, यूआरपीएफ को?
जब मैं यूआरपीएफ को टैक्सेबल करूं विड्रॉवल पर, तो मुझे सारी चीजें टैक्सेबल कर देनी, लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्स नहीं करना। इसलिए नहीं करना क्योंकि अब बात समझना, जो आप एम्प्लॉय हो, एज ए मान लो आप सीए बनने के बाद कहां लगे, इन्फोसिस में लगे, आपका एम्प्लॉयर भी आपके पीएफ अकाउंट में डाल रहा है, आप भी पीएफ अकाउंट में डाल रहे हो। तो बात सुनना, आपका एम्प्लॉयर जब उस पीएफ अकाउंट में डाल रहा है, दैट मींस कुछ पैसा ऐसा है जो आपको बिना सैलरी के मिला है, दैट मींस एक्स्ट्रा पैसा मिला है। हाँ सर, तो उसकी तो इनकम हो गई, उस पर तो सरकार टैक्स चाहती है, बट आपने तो अपनी सैलरी पर टैक्स दिया होगा। हाँ सर, तो आपने तो ऑलरेडी टैक्स दे दिया, आपके लिए तो वो टैक्स के बाद पेमेंट है, तो आप उस पर क्या करोगे, आप उस पर क्या लोगे, छूट लोगे। बात समझ आई कि नहीं आई? आपके लिए क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है। आपने तो वो अपना ही पैसा, यार देखो सैलरी मुझे मिली, उसमें से मैंने प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल दिया, एम्प्लॉयर ने भी डाल दिया, अब आपने बिना काम किए एम्प्लॉयर ने कुछ पैसा डाल दिया, दैट मींस आपकी टैक्सेबिलिटी आएगी। सरकार कहती है आपको कुछ भी मिला हमें भी चाहिए, आपको पैसे मिले हमें भी टैक्स के रूप में कुछ दो। लेकिन जब मैं अपना ही पैसे सैलरी पर टैक्स दे चुका हूं, उसमें से मैं इन्वेस्ट करूंगा पीएफ अकाउंट में, तो फिर मैं पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों लूंगा, वो अमाउंट मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट है एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, अमाउंट लिख लो, फाइनल अमाउंट जब रिसीव होगी, जब फाइनल अमाउंट रिसीव होगी यूआरपीएफ में से, तो उसमें से 4 पार्ट करना, यूआरपीएफ में से 4 पार्ट करना। सबसे पहले एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन करना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करना, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर करना, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय करना। ठीक है, ठीक है सर। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का तो कुछ नहीं करना, इसको तो भूल जाओ भाई। ठीक है, ठीक है सर। अब इन दोनों को आप सैलरी हेड में टैक्स कर देंगे और इसको आईएफओएस में टैक्स कर देंगे, क्योंकि ये थी आपके लिए इन्वेस्टमेंट, और जब इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप उसमें क्या करेंगे, आईएफओएस में टैक्सेबल कर देंगे। बात समझ में आई? यस सर। अगर आपको यूआरपीएफ से पैसा मिलता है तो 4 तरीके से आपको पैसा मिल सकता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का पैसा होगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का होगा, और दोनों पर इंटरेस्ट होगा। तो मैंने आपको बताया जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो तो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए, क्योंकि उस पे वो सैलरी में टैक्स दे चुका है, तो उसको जब इन्वेस्ट कहीं भी पे एक बार आपने टैक्स दे दिया, सरकार आपसे बार बार टैक्स नहीं लेती, आपने अब ये यूज किया अब टैक्स दो, अब ये यूज किया आपने, इसके लिए तो ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट पर अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन और इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट, दोनों के दोनों पार्ट किससे रिलेटेड है सर, सैलरी से रिलेटेड है, इसलिए ये टैक्स अंडर द हेड सैलरी हो जाएंगे। बोलिए, आइए। ठीक है सर, चलो हो गया। हाँ सर, एक बार मैं पूरा गो थ्रू दोबारा करवाऊंगा चार्ट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब जो बिजनेसमैन पीएफ में पैसा डाल देना चाहते हैं प्रोविडेंट फंड में, तो उनके लिए इन्होंने बना दिया पब्लिक। नाम ही देखो, पब्लिक है, सब जानती है ये पब्लिक है, इसमें आप पैसा जमा करवाइए। पैसा जमा करवाएंगे, अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है नॉट एप्लीकेबल, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर इसमें होता ही नहीं है, पीपीएफ खुद का मालिक खुद होता है, तो ये नॉट एप्लीकेबल एज देयर आर ओनली एसएससी ऑन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर होगा ही नहीं। इंटरेस्ट फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट, दैट मींस पीपीएफ भी फुल्ली तरह एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और डिडक्शन मिल जाती है। चारों के चारों पार्ट आपके सामने ये रहे। फटाफट एक बार इनको रिवाइज करो एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, चलो आओ आओ फटाफट एक बार देखते हैं।
आपको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मिला, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मिला, यूआरपीएफ मिला और पीपीएफ मिला। चारों क्या क्या है, अलग अलग सरकार का फंड है, रिकॉग्नाइज इनकम टैक्स में रिकॉग्नाइज है, यूआरपीएफ कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपका पब्लिक का पैसा है, जिसके पास एम्प्लॉयर नहीं होता, जो खुद बिजनेस करते हैं उनके लिए अकाउंट बनाए गए। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन देखिए, एसपीएफ में एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की आपको मिल जाएगी डिडक्शन, इधर से मिल जाएगी डिडक्शन। एम्प्लॉयर का जो भी पार्ट होगा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट मिलेगा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट, और विड्रॉवल भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि सरकार का अकाउंट है भैया, सरकार की स्कीम में पैसा लगा रहे हो। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, बेशक सरकार को पता है, बेशक आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, लेकिन इन्होंने लिमिट लगा दी। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सेम वही डिडक्शन मिल जाएगी टीसी में, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट किया। इंटरेस्ट मिलेगा तो वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट किया, और विड्रॉवल एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट सब्जेक्ट कंडीशन, आपको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। आप वहीं पर 5 साल से ज्यादा, आपने 5 साल या उससे ज्यादा आपने जॉब की होनी चाहिए, 5 ईयर की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। नहीं हो रही 5 ईयर की कंप्लीट सर्विस, उससे पहले आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो आपका कंडीशंस होनी चाहिए। इल हेल्थ के लिए आपने पैसा निकाला, आप किसी नए एम्प्लॉयर के पास शिफ्ट हो रहे हो, या फिर आपने का जो एम्प्लॉयर है उसी का बिजनेस बंद हो गया। यूआरपीएफ मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड फंड, इसका कोई अता पता नहीं है, किस गली नुक्कड़ में है, इसका कुछ नहीं पता। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डलेगा तो कोई डिडक्शन नहीं डलेगी, कोई डिडक्शन नहीं डलेगी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्ट, क्यों? क्योंकि सरकार को पता ही नहीं, अभी तो एग्जेम्पशन लेते रहो। इंटरेस्ट भी फुल्ली एग्जेम्प्ट, भैया किसी को कुछ पता ही नहीं तो कुछ भी करते रहो। कह रहे खेला हो जाएगा, लास्ट में इन्होंने खेला कर दिया कि हम सारे के सारे पैसे को क्या कर देते हैं, टैक्सेबल। आप कई बार, एक मैंने आपको सेक्शन 7 में पढ़ाया था, आप इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इनकम मानी जाती है। सेक्शन 7 याद आया? हाँ सर याद आया। उसमें एक बात लिखी थी सर, क्या लिखी थी? अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। हाँ जी बोलो फटाफट, एक बात मैंने आपको बतलाई थी। सेक्शन 8 सेक्शन 7 हाँ जी, किस बात की बात करते हैं सर? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर उसमें एक पॉइंट था, 4 पॉइंट उसमें करवाए थे, 12% से ऊपर, 9.5% से ऊपर, और अगर आप यूआरपीएफ से आरपीएफ में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो भी आपकी इनकम क्या मान ली जाएगी? डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। बात समझ आई? हाँ सर, चलो बहुत बढ़िया। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पब्लिक के लिए, जिसके पास एम्प्लॉयर नहीं होता, फुल्ली एग्जाम, सारे की सारी एग्जामेशन डिडक्शन एटीसी में मिल जाएगी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको कवर करा दिए हैं, आप एक बार अपने से जरूर गो थ्रू कर लेना इनको, ठीक है? ठीक है सर, सारे कवर करा दिए। ये चार्ट डायग्राम बड़ा सुंदर है भाई, पढ़ना जरूर इस वाले डायग्राम को, आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी। मैं एक बार यहीं पढ़वा दूं सर? पढ़वा दो। हैव द एम्प्लॉय कंप्लीटेड, 5 साल आप उसने कंप्लीट कर लिए, अगर कर लिए तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये किसके लिए है सर? ये है उसका आरपीएफ के लिए। अगर 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, चेक करो जी, इल हेल्थ के लिए जा रहा है, डिसकंटिन्यू, एम्प्लॉयर का बिजनेस हो गया, एनी अदर कॉज बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय, हाँ तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नहीं, फिर चेक करो, एंटायर बैलेंस स्टैंडिंग विद द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय ट्रांसफर टू इंडिविजुअल अकाउंट इन आरपीएफ मेंशन्ड विद द न्यू एम्प्लॉयर के साथ, हाँ तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब एंटायर बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय ट्रांसफर टू हिज इंडिविजुअल अकाउंट इन एनी आरपीएफ मेंटेन्ड विद हिज न्यू एम्प्लॉयर। आप अगर न्यू के अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नो टैक्सेबल इफ द एंटायर बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय ट्रांसफर्ड टू इज एनपीएस अकाउंट, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बात समझ आई? सर आ गई। चलिए साहब, अब आपके लिए एक नई चीज करवाने जा रहा हूं, विद अमेंडमेंट्स भी हैं, अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2020। इसको बहुत से बच्चों को ये चीज समझ ही नहीं आती। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे सब पता है, कितने साल हो गए पढ़ाते, अब पता चलता रहता बच्चा कहाँ अटकता है। बच्चा यहाँ जरूर अटकता है, उसको कुछ ना कुछ इसमें कंफ्यूजन रह ही जाती। आज हमने ये सारी कंफ्यूजन दूर करनी है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपके खत्म हो गए, ये उसका एक्सटर्नल पार्ट है अमेंडमेंट आने के बाद। 6 रिटायरमेंट बेनिफिट थे, प्रोविडेंट फंड तक था, वो हमने कर दिया है कंप्लीट। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें लिखवाने वाला हूं, बताने वाला हूं, ठीक है? ठीक है सर, चलो फटाफट रजिस्टर निकालो और हम कुछ छोटी मोटी बातें करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, कंट्रीब्यूशन पर कोई लिमिट नहीं होती, कंट्रीब्यूट आप कितना भी कर सकते हो, जो लिमिट होती है वो डिडक्शन पर होती है। डिडक्शन की छूट आपको एक लिमिटेड एरिया तक ही मिलती
है। चलिए साहब, एक नया कॉन्सेप्ट है सुपर एन्वेशन फंड। सुपर एन्वेशन फंड, पॉपुलरली नोन एज सुपर एन्वेशन फंड। घर का नाम SAF। फंड क्या है? अप्रूव्ड होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है, जो भी प्रोविडेंट फंड नहीं खोलता या उसमें पैसा नहीं डालता, वो सुपर एन्वेशन फंड खुलवा सकता है। एक लाइन में कहानी खत्म। एक लाइन में कहानी खत्म। मेंटेन बाय दोज एम्प्लॉयर हु आर जनरली नॉट कवर्ड अंडर PF एक्ट। जो PF एक्ट में नहीं आते, जो प्रोविडेंट फंड जिन पर नहीं लगता, वो सुपर एन्वेशन फंड खुलवा सकते हैं। बात समझ में आई? उसी का लिटिल वर्जन है। आप पर PF एक्ट भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी एम्प्लॉइज आपसे कह रहे हैं यार हमारा कहीं पैसा जमा करवा दो, तो वो कहता है ठीक है सुपर एन्वेशन फंड खोल लो, इसमें पैसा जमा करवा देते हैं। सुपर एन्वेशन फंड, मान लीजिए ये एक फंड हो गया, सुपर एन्वेशन फंड, ठीक है। हाँ सर, अब इसमें पैसा कौन कौन डालेगा? सर इसमें पैसा एम्प्लॉय भी डालेगा, एम्प्लॉयर भी डालेगा। हाँ सर, जब इसमें एम्प्लॉयर पैसा डाल रहा है और एम्प्लॉय पैसा डाल रहा है, अगर इसमें एम्प्लॉयर पैसा डाल रहा है तो ये है एग्जेम्प्ट, और अगर इसमें एम्प्लॉय पैसा डाल रहा है तो ये है डिडक्शन 80C वाली। देखो फटाफट, अगर इसमें एम्प्लॉयर पैसा डाल रहा है, एम्प्लॉयर पैसा डाल रहा है, पूरी लाइन नहीं लिखी, एग्जेम्प्ट है अप टू 1.5 लाख तक, एग्जेम्प्ट अप टू 1.5 लाख तक। अगर एम्प्लॉयर इस सुपर एन्वेशन फंड में पैसा डाल रहा है, सुपर एन्वेशन फंड का मतलब अगर एम्प्लॉयर पर PF अकाउंट नहीं लगता तो सुपर एन्वेशन फंड लगता है। लिख लो इस बात को, हिंदी में लिख लो, अगर एम्प्लॉयर पर PF अकाउंट नहीं लगता तो सुपर एन्वेशन फंड में वो अपना खोल के जमा करवा सकता है। अगर एम्प्लॉयर इसमें पैसा डाल रहा है तो एग्जेम्प्ट अप टू 1.5 लाख तक, और अगर एम्प्लॉय पैसा डाल रहा है तो डिडक्शन है 80C में। 80C पता है आपको, 1.5 लाख तक अलाउड है। हाँ सर, फिर इस फंड से क्या मिलेगा? सर इस फंड से मिलेगा इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट मेरा क्या होगा? वो हो जाएगा मेरा एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट भी क्या है मेरा? एग्जेम्प्ट। और इंटरेस्ट के बाद हो सकता है आप फाइनल अमाउंट निकालो, तो वो फाइनल अमाउंट भी क्या होगी मेरी? एग्जेम्प्ट। ठीक है, वो फाइनल अमाउंट भी क्या होगी मेरी? एग्जेम्प्ट। सुपर एन्वेशन फंड, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, एग्जेम्प्ट अप टू 1.5 लाख। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया, डिडक्शन ले सकता है, उस पर मिला इंटरेस्ट, वो एग्जेम्प्ट। फाइनल अमाउंट रिसीव होगी, वो एग्जेम्प्ट। एग्जाम्पल देखेंगे किसका, छोटा सा। हाँ सर, मान लो एम्प्लॉयर है, उसने अपने एम्प्लॉय को सुपर एन्वेशन फंड में 3 लाख रुपए दिए, तो एग्जेम्प्ट कितना है? सर 1.5 लाख। 1.5 लाख है तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? सर 1.5 लाख, जो बैलेंस बचा। फर्स्ट 1.5 लाख, ठीक है। हाँ जी, सुपर एन्वेशन फंड कंप्लीट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था। अच्छा ठीक है सर, अगर PF में पैसा नहीं डाल रहे, सुपर एन्वेशन फंड में डाल रहे तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एग्जेम्पशन है वो उन्होंने लिमिट लगा दी, कितनी लगा दी? 1.5 लाख तक की एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की। इंटरेस्ट मिला फुल्ली एग्जेम्प्ट, अमाउंट फाइनल अमाउंट मिली फुल्ली एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का क्या होगा? उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C। पूरा डायग्राम बनवा दिया है, और क्या चाहिए आपको? पूरा डायग्रामेटिक व्यू में बता दिया है। अगले पेज पर आ जाओ, 5.30 पर आओ, 5.30 पर आओ। ये जो मैंने पढ़ाया अभी, ये वाला सुपर एन्वेशन फंड, ये आप आगे पढ़ सकते हैं। उससे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं अप्रूव्ड
सुपर एनिमेशन फंड। आपको थ्योरी रीड करनी है, आप यहां से थ्योरी रीड कर सकते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट अप टू 1.5 लाख या 1,50,000। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C, इंटरेस्ट उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाउएवर हाउएवर वाली बात को अभी मत पढ़ो, वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी हाउएवर में क्या लिखा। मैं शॉर्ट नोट्स में बनवा रहा हूँ इन चीजों को। अब ये लास्ट के 2-3 जो हैं, सुपर एनिमेशन फंड है या प्रोविडेंट फंड मैंने जो पढ़ा है, या सुपर एनिमेशन फंड, इससे पहले जो 7.5 लाख वाली लिमिट है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन, सर इसमें इतना कंफ्यूजन रहता है, हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें कितना पैसा जमा कराना, कितनी लिमिट है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन P1 वाला याद आया? आई फंड एवरेज याद आया कुछ? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझेंगे उसको, कॉन्सेप्चुअली समझेंगे उस चीज को। सर आज तक तो हमारे वो पल्ले पड़ा नहीं, कोई नहीं, आ जाओ, आज तुम्हारे सब समझ आएगा वो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, सुपर एनिमेशन फंड हो गया, पीएफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं हमें। इन्होंने एक लिमिट लगा दी। इन्होंने क्या बोला कि हम मैक्सिमम लिमिट लगा देते हैं। मैक्सिमम लिमिट लगा देते हैं। किस चीज पर आप लिमिट लगाएंगे? इन्होंने कहा 3 फंड हैं, 3 फंड हैं, आप उन पर मैक्सिमम लिमिट लगा देते हैं। पहला है सुपर एनिमेशन फंड, दूसरा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आरपीएफ, और तीसरा है मेरा पेंशन स्कीम। 3 ऐसे फंड है, इन्होंने बोला 3 ऐसे फंड है कि सुपर एनिमेशन फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और मेरा पेंशन स्कीम। इन 3 फंड में आप मैक्सिमम लिमिट लगा दी। इन तीनों फंड में जो भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो टोटल मिलाकर, तीनों फंड का टोटल मिलाकर 7.5 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कितना नहीं जाना चाहिए बच्चे? सर 7.5 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं कितना भी पैसा, मान लो इसमें मैंने 10 लाख रुपए डाल दिए तीनों फंड का टोटल करके, इंडिविजुअली जो लिमिट एप्लीकेबल है वो है स्टैट्यूटरी सुपर एनिमेशन फंड में कितनी लिमिट है सर? एम्प्लॉयर की एग्जेम्पशन कितनी मिलती है सर? 1.5 लाख रुपए की। एम्प्लॉय की 80C में मिलती है। जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में सर कितना? 9.5%, 12%, याद आया? हाँ सर। पेंशन स्कीम अलग है, ये हम डिडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम डिडक्शन, एक्सटर्नल डिडक्शन करवाएंगे तब। तो इन तीनों में इंडिविजुअली जो लिमिट है वो है, तीनों का टोटल करके आप इसमें 7.5 लाख से ऊपर जमा नहीं करा सकते। अगर आपने 7.5 लाख से ऊपर जमा कराया तो हम उसको क्या मान लेंगे साहब? सर हम उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मानकर टैक्सेबल कर देंगे। सर रिटायरमेंट बेनिफिट मानकर? हाँ जी, परक्विजिट मानकर उसको क्या मानेंगे? परक्विजिट मानकर टैक्स कर देंगे। अभी बता रहा हूं, अभी इस चीज को लिखवा देता हूं। चलो लिखो, मैक्सिमम amount can be invested in these 3 funds is 7.5 lakh per annum. If amount invested is more than 7.5 lakh, then excess amount will be taxable as परक्विजिट। आप उसको टैक्स कर देंगे, क्या मानते हुए? परक्विजिट मानते हुए टैक्स कर देंगे। एग्जाम्पल अभी करवाऊंगा, एग्जाम्पल अभी करवाऊंगा। वैसे बड़ी छोटी सी बात, मान लो किसी ने 10 लाख जमा कराते, तीनों फंड का मिला के उसकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए हो गई। दैट मीन्स 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख, 10 लाख माइनस 7.5 लाख, 2.5 लाख आप टैक्स कर देंगे। क्या मानते हुए? परक्विजिट मानते हुए। सर परक्विजिट क्या होता है बताऊंगा जब अलाउंसेस एंड परक्विजिट पढ़ाऊंगा।
मेनली एक दो लाइन का डिफरेंस है, वही उसी से पकड़ में आ जाएगा। कैल्सी ले आओ भाई। हमारा कैल्सी कहाँ है? हमारा कैल्सी तो आज स्टूडियो में है ही नहीं, भी मंगा लेते हैं। कैल्सी ले आते हैं जी अपना। आप भी अपना कैल्सी निकालो फटाफट तब तक। चलो मेरा कैल्सी आ रहा है, तब तक आप अपना कैल्सी निकालो फटाफट। हाँ जी, एग्जाम्पल लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छा समझ में आएगा। सैलरी है, सैलरी ऑफ मिस्टर राजू 90 लाख रुपीज। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है इन आरपीएफ 15%। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है मेरा 15%। कैलकुलेट परक्विजिट वैल्यू, कैलकुलेट परक्विजिट वैल्यू। हाँ जी, अब देखो 90 लाख। हाँ जी, मतीन से लो एक बार कॉल करके। हाँ जी, सैलरी ऑफ मिस्टर राजू 90 लाख है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, जबकि क्या बोला गया था, आप या तो इंडिविजुअली या तीनों का मिला के, इंडिविजुअली या तीनों का मिला के आप कितना डाल सकते हो? 7.5 लाख तक डाल सकते हो। इसने कितना डाल दिया सर? एक बार चेक कर लेते हैं। 90 लाख का 15% आया सर 13,50,000। 13,15,000 आंसर देखते हैं जी। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कितना है सर? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन है सर 13,50,000। 13,50,000। हाँ सर, मुझे एक बात बताओ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एग्जेम्प्ट कितना है? एग्जेम्प्ट कितना है सर? एट द रेट 12%। दैट मीन्स 90 लाख का 12% एग्जेम्प्ट है। 90 लाख का 12% आया 10,18,000। 10,80,000। हाँ सर, जो बैलेंस बचा माइनस कर दो 13,50,000। ये आ गया 2,70,000 आ गया मेरा टैक्सेबल परक्विजिट। ये आ जाएगा मेरा टैक्सेबल परक्विजिट। ये आ गया मेरा टैक्सेबल परक्विजिट। एक सेकंड यार, टैक्सेबल परक्विजिट नहीं, मैं भी कहूँ क्या लिख दिया। टैक्सेबल रिटायरमेंट बेनिफिट, आरबी का मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट, फुल फॉर्म लिख लेना सर। कैसे? अभी एक मिनट सुनो मेरी, छोड़ दो अभी मत उतारो, अभी मत उतारो, अभी मत उतारो, पहले मैं समझा लूं उसके बाद ही कुछ करना। चलो इधर आओ। सैलरी कितनी है सर? 90 लाख पर एनम। 90 लाख पर एनम सर, काफी कमा रहा है। हाँ देख रहे हो, नजर है ना तुम्हारी इसकी सैलरी पर, मुझे पता है, मुझे पता है इसकी सैलरी पर, कभी तुम्हारी भी होगी, चिंता मत करो। सैलरी कमा रहा है कितना? 90 लाख पर एनम। उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है सर? 15% तक। कैलकुलेट परक्विजिट वैल्यू, परक्विजिट वैल्यू एंड रिटायरमेंट बेनिफिट भी लिख दो साथ में, एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो मुझे एक बात बताओ, रिटायरमेंट आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन कितना अलाउड है सर? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कितना एग्जेम्प्ट है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी फटाफट, दिमाग खोलो, दिमाग की बत्ती जलाओ। सर आपने बताया था 12%, सर अभी तो बताया था एग्जेम्प्ट अप टू 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। हाँ सर, तो मैं यहाँ पर कितना एग्जेम्प्ट, कितना मिला सर? इसको 15% मिला, मतलब 3%। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 90 लाख मल्टीप्लाई बाय 3%। सर 3% कैसे आया? 15 लाख एम्प्लॉयर डाल रहा है, लेकिन 12% तक एग्जेम्प्ट है, तो 3% मैंने क्या किया, निकाल दिया, 12% वाला माइनस करवा दिया, इतना एग्जेम्प्ट हो गया।
बाकी का इसका टैक्सेबल हो गया। हाँ जी साहब जल्दी बोलो फटाफट। हाँ सर बाकी का इसका टैक्सेबल हो गया। अब मुझे बताओ ये तो क्या हो गया सर, टैक्सेबल रिटायरमेंट बेनिफिट। हाँ सर अब मुझे बताओ वो जो 7.5 लाख की लिमिट है, क्या मैं वो चेक करूंगा कि नहीं करूंगा? क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएंगे, इससे हैवी क्वेश्चन नहीं आ सकते। इतना छोटा सा क्वेश्चन देंगे 4 मार्क्स का, बच्चे को लगेगा अरे सिंपल आरपीएफ का है 12% तक एग्जाम है, निकाल के टैक्सेबल रिटायरमेंट बेनिफिट खत्म। नहीं खत्म नहीं, उसमें आप देखो उसने कितना जमा करा दिया, 13,50,000 किसमें, आरपीएफ में। लेकिन आपने एक और कॉन्सेप्ट साथ में पढ़ा था कि आपके ऊपर मैक्सिमम लिमिट लगाई जाती है साहब, या तो किसी एक अकाउंट में या तीनों का मिला के या किसी दो में आप कितना जमा नहीं कर सकते, 7.5 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। इसने कितना कर दिया सर, 13,50,000 रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख कितना है जी, फटाफट 13,50,000 माइनस 7,50,000, 6 लाख क्या हो गया जी आपका, 6 लाख की फिगर आपकी क्या होगी, परक्विजिट, टैक्सेबल परक्विजिट। ये हो गई आपकी टैक्सेबल, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गई आपकी कितना, 270 प्लस 6, 2,70,000 प्लस 6 लाख, 8.70 लाख। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर अमाउंट तो 2 बार टैक्स हो गई, कैसे 2 बार टैक्स हो गई सर? सर एक बार तो आपने ये टैक्स कर दिया 270 यहाँ पर, और एक बार आपने 6 लाख, कहीं ना कहीं जाके सर 2 बार इम्पैक्ट आया है, 2 बार इम्पैक्ट। बट आप क्यों कर रहे हो ऐसी हरकतें जब सरकार आपको मना कर रही है? सरकार देखो, सरकार के सामने चलनी किसकी है? प्राइम फेसी आप देखो कि 2 बार टैक्स हो रहा है, हाँ हो रहा है, डीप डाउन जाओगे हो रहा है, 2 बार टैक्स हो रहा है, लेकिन सरकार इसका अलग रीजन देती है। इसके रीजन दिया सरकार ने, ऐसी बात नहीं सरकार चुप रही कि 2 बार टैक्स ले रहा है हमसे, उन्होंने रीजन दिए, उन्होंने बड़े वैलिड रीजन दिए। बड़ी लंबी कहानी है, तुम अपना एग्जाम पर्पस फोकस करो यार। रेगुलर बैच में मैंने फुल डिटेल में आधे पौना घंटा लगा के वो कहानी समझाई थी। ठीक है, ठीक है सर। आगे चल सकते हैं? हाँ सर अभी चल रहे, अभी चलते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो लिमिट है ना, ये जो लिमिट है मैक्सिमम लिमिट स्टैट्यूटरी और पता नहीं क्या याद रहता है, सुपर एनिमेशन फंड, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम, ये तीनों किसके हैं? फंड के ऊपर लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? फंड के ऊपर। दैट मींस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, वो लिमिट मेरी 7.5 लाख होनी चाहिए। बट यहां पर एक बात और लिखी गई है, इन्होंने लिखा कि ये जो 7.5 लाख की लिमिट है ना, मैं इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड करूंगा। और उसने जैसे ही इंटरेस्ट का नाम लिया वहीं पर दिक्कतें आना शुरू हो गई। सर दिक्कतें कैसे आएंगी? दिक्कतें इसमें कई तरीके से आएंगी। जैसे मान लीजिए 7.5 लाख की लिमिट है, कंट्रीब्यूशन पर तो है ही है, साथ में मान लो पहले साल आपने 2 लाख रुपए डाले, 1 लाख आपने डाले, 1 लाख एम्प्लॉय ने डाले, 2 लाख, अगले साल फिर 2 लाख, अगले साल फिर 2 लाख, लेकिन चौथे पांचवें साल में आपने पता नहीं आपकी क्या बुद्धि आई, क्या हुआ, आपने इसमें उठा के 15 लाख रुपए डाल। जैसे ही आपने 15 लाख रुपए डाल दिए, फिर उससे अगले साल फिर 15 लाख, फिर 15 लाख, फिर 15 लाख, 7.5 लाख से ऊपर चला गया। हाँ सर, लेकिन जो आप डिपॉजिट करते आ रहे हो हर साल 15 लाख रुपए डिपॉजिट करते आ रहे हो, क्या उस पर सरकार ब्याज देगी? हाँ सर। क्या आप उस ब्याज को हर महीने, ब्याज मतलब इंटरेस्ट देगी? हाँ सर। क्या आप उस इंटरेस्ट को हर महीने अपने घर लेकर जाओगे? नहीं सर, वो तो उसी अकाउंट में पड़ा रहेगा। आपने उसमें पैसा डाल दिया, सरकार ने उस पर इंटरेस्ट का पैसा डाल दिया, आपने फिर कंट्रीब्यूशन डाल दिया, सरकार ने फिर इंटरेस्ट दे दिया, वो तो पूरा एक मटका सा है उसी के ऊपर। हाँ सर, फिर टोटल अमाउंट पर फिर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग चलती रहेगी। हाँ सर चलती रहेगी। तो दिक्कत आई यहाँ पर कैसे? पहले साल दिक्कत नहीं आएगी, पहले साल बड़ा साफ सुथरा सा काम था, आपने चुपचाप निकाल दिया, आंसर सॉल्व। अगले साल से दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें क्या निकलेगा सर, इसमें निकलेगा इंटरेस्ट पोर्शन भी। इंटरेस्ट पोर्शन भी इन्होंने बोला कि जो 7.5 लाख की लिमिट है, ये 3 फंड तो इसमें है ही है, ये 3 फंड तो इसमें है ही है, प्लस
इनके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट भी 7.5 लाख के अंदर है। जैसे ही ये नाम आया इंटरेस्ट का, वहीं पर दिक्कतें आना शुरू हुई। सर दिक्कतें क्यों आई? क्योंकि आपको हर साल का इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट टू चेक द लिमिट ऑफ 7.5 लाख। आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे देगा, मान लो आपको 5 साल का डाटा दे दिया, थर्ड ईयर में जाकर आपने चेक किया, अच्छा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इतना डाल रहा है, इतना डाल रहा है, इतना डाल रहा है, इतना डाल रहा है, लेकिन आप मुझे बताओ पहले साल में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन डाला, अमाउंट देख ली, अगले साल में फिर डाला, तो दो पिछले साल के पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल वाले पर भी मिलेगा, तीसरे साल में फिर डाला, तीसरे साल में जाके पहले वाले साल पर भी इंटरेस्ट मिलेगा जो अमाउंट डाली थी, सेकंड ईयर में अमाउंट डाली थी उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, और थर्ड ईयर पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ सर, तो थर्ड ईयर में वो कह रहा है जब देखो दिक्कत आनी शुरू हो गई, 7.5 लाख की लिमिट में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो दिक्कत आप समझ पा रहे हैं? दिक्कत कहां आएगी सर? दिक्कत वैसे कोई नहीं आएगी, बैंक का काम है, बैंक पैसा डालो इंटरेस्ट डाल देगा, पैसा डालो इंटरेस्ट डाल देगा। दिक्कत आपके एग्जाम के लिए आएगी, क्योंकि आपको हर फिगर हर साल अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी 7.5 लाख की लिमिट चेक करने के लिए। और आपके पास दिक्कत पता है क्या आएगी? एक साल का इंटरेस्ट होता है, आप चुपचाप मल्टीप्लाई करके 11वीं में जो क्वेश्चन आते हैं, टाइम मल्टीप्लाई बाय आरओआई मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, सीधा इंटरेस्ट निकल गया, बात खत्म, इतनी अमाउंट थी, हो गया नक्की। अगले साल जैसे ही इंटरेस्ट और इंटरेस्ट चढ़ा, उस साल दिक्कत आनी शुरू हुई। आप कैसे बाइफरकेट करोगे कि इस पूरे मटके में, समझना, इमेजिनेशन करो, पूरे मटके में 4-5 साल का पीएफ का पैसा डला, उस पर इंटरेस्ट चढ़ रहा है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट डलता आ रहा है। इस साल एम्प्लॉयर ने इतना पैसा डाल दिया, मान लो इसी साल 15 लाख रुपए डाले हैं, अब 7.5 लाख से ऊपर हो गए, हाँ सर, लेकिन उस पर इंटरेस्ट भी तो मिल गया, फिर अगले साल में जाकर फिर इंटरेस्ट मिल गया, फिर मतलब अमाउंट सारे मिक्स हो गए आपस में। आपको वो अलग अलग करनी है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इतना था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इतना था, इंटरेस्ट इतना था, इतना इंटरेस्ट था। जब आप ये सारी चीजें अलग अलग बाइफरकेट करोगे, तब आप चेक करोगे 7.5 लाख की लिमिट, क्योंकि इंटरेस्ट इंक्लूड है इसमें। दिक्कत समझ में आई? दिक्कत का सॉल्यूशन है। अब दिक्कत के सॉल्यूशन की तरफ चलते, पहले दिक्कत समझ आनी आपके लिए बहुत जरूरी थी। चलो, टू काउंट, एक नोट लिख लो, नोट, टू काउंट for calculation of limit of rupees 7.5 lakh, for calculation of limit of rupees 7,50,000 रुपए, इंटरेस्ट एनी इंटरेस्ट डिविडेंड earned shall also be included या एडेड। जब आप 7.5 लाख की लिमिट लेंगे तो आप उसमें वो इंटरेस्ट पोर्शन इंक्लूड करके चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसमें, किसमें? सुपर एनिमेशन फंड में। मान लो कितना ले लें जी, उसमें मान लो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 7,15,000, ठीक है सर। इंटरेस्ट है इस पर, इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट अर्न है 1,10,000। हाँ सर, टोटल कितना हो गया साहब? टोटल कितना हो गया? 7,15,000 प्लस 1,10,000, ये हो गया 8,25,000। हाँ सर, अलाउड कितना है? माइनस अलाउड, अलाउड कितना है जी? या फिर कहूं एग्जेम्प्ट कितना है? एग्जेम्प्ट है आपका
एग्जेम्प्ट है आपका कितना 7,50,000 माइनस 7,50,000 कितना बच गया सर 75,000। 75,000 आपकी क्या मानी जाएगी टैक्सेबल परक्विजिट, क्या मानी जाएगी टैक्सेबल परक्विजिट, ये मानी जाएगी आपकी टैक्सेबल परक्विजिट। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सुपर एनिमेशन फंड में 7,15,000 कोई दिक्कत नहीं थी, उस पर इंटरेस्ट मिल गया उसी साल आपको 1,10,000। टोटल अमाउंट कितनी होगी साल के एंड पे 8,25,000। आपको सिर्फ 7.5 लाख तक छूट थी, मतलब आप इंटरेस्ट इंक्लूड करके चलेंगे। अब पहला साल है, पहला 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 प्यार है, बाली उम्र है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्यार में पड़ते जाओगे, वैसे जकड़न शुरू हो जाएगी। पता है क्या होता है, अब कई हो सकता है नेगेटिव भी चले जाए भाई, पता नहीं क्या होता है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। शुरुआत ऐसे होती है, कुछ नहीं है, सिंपल, खाली हाथ, हाय हाय से शुरुआत होती है। एक्चुअल में आपने भी हाय की, सामने वाले ने भी हाय की। मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ, लड़का लड़की, लड़की लड़के को, क्या होगा हाय की, हाय से बात शुरू। अब हाय से हाथ ऐसे उठना उठना शुरू होता है, दोनों का हाथ मिलने के लिए जाता है। जैसे जैसे हाथ जाएगा ऐसे 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 रिलेशनशिप में, ऐसे ऊपर जाता है, ऊपर ऐसे ऐसे जाके धीरे धीरे ऐसे ऐसे जाता है, धीरे धीरे, ये 5 7 8 10 साल की बात बता रहा हूं, धीरे 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 ऐसे हो जाता है। ये है रिलेशनशिप, ऐसे बंदे मुट्ठी में बंद हो जाते हैं। ठीक है, समझने वाले समझ गए, ऐसे बंदे मुट्ठी में बंद हो जाते हैं, जकड़न शुरू होती है साहब, रिलेशनशिप सिर्फ जकड़न। जो पता है क्या होता है कि जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही उनको लगता वाह, जिनकी गर्लफ्रेंड है कितने मजे में, एकदम मजा आ रहा होगा उनको, तो यार उनकी जिंदगी हो तो उनकी हो, हमारी तो क्या झंडे जिंदगी है, ना गर्लफ्रेंड है, ना पढ़ाई हो रही है, ना अटेम्प्ट निकल रहा है। और जिनकी गर्लफ्रेंड है उनसे पूछो, पब्लिकली मत पूछना, एकांत में ले जाके कंधे पे हाथ रखे, और भाई बता क्या हाल चाल, बताएगा सब ठीक ठाक, कई साल हो गए रिलेशनशिप को, हाँ यार कई साल हो गए, और कैसा चल रहा है, सब मजे में चल रहा है। यार थोड़ा कहते हैं कि रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, मैं फिर कह रहा हूँ एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक। अगर आपने तो बताना है कोई दिक्कत, मैं भी सोच रहा हूँ रिलेशनशिप में आने के लिए, जैसे ही आपने ये बोला मैं भी सोच रहा हूँ रिलेशनशिप में आने के लिए, बंदा फूट पड़ेगा, बंदे के अंदर से निकलेगा दुख, वहां से शुरू होते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखा करो, रिलेशनशिप जितने बाहर से सुंदर लगते हैं ना, वाह क्या रिलेशनशिप है मैन, क्या जिंदगी जी रहा है? सब कुछ है पैसा है, नौकरी है, छोकरी है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, बट उससे पूछ के देखो, सारी चीजें एक तरफ, रिलेशनशिप चलाना एक तरफ, वेरी डिफिकल्ट जॉब। ठीक है, हाँ, लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर बॉस, फिर कह रहा हूं, हमेशा अच्छे को अच्छे भी मिलते हैं। चले, हाँ सर चलो, अब मुझे एक, मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। 5 मिनट तक अपना दिमाग बंद रखना, बस 5 मिनट तक। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, दिक्कत अब आएगी, क्योंकि मैंने आपको 1 साल की कैलकुलेशन दी थी, आपने चुपचाप इंटरेस्ट अर्न बताया था, या फिर आपको अगर मैं फिगर देता अभी, आप सिंपली मल्टीप्लाई करके रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं होती, एज इट इज। लेकिन जैसे ही अगला साल आया, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की बात आई, वो बड़ा सब फंड नजर आया, उसमें पैसा डलता जा रहा है, पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट होता जा रहा है, उसमें पता ही नहीं किस साल का कौन सा पैसा, किस साल का कौन सा पैसा, पैसे के ऊपर नाम थोड़ी लिखा है, अलग अलग कर लोगे। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब दिक्कत आई है, दिक्कत क्या आई है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, फिर मैं जो मैं उतारूं चुपचाप अब साथ में उतारते रहना, बिना किसी बात के, बिना किसी बात के। प्रॉब्लम मैंने बता दी है कि प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको इंटरेस्ट अलग निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन अलग निकालना पड़ेगा, और हर साल का अलग 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 निकालना पड़ेगा। और जो इंटरेस्ट आएगा हर साल, मान लो पहले 2-2 लाख हर साल जुड़ता जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लिमिट थी 7.5 लाख पर एनम, 7.5 लाख पर एनम की मैंने लिमिट लिखवा दिया ना, 7.5 लाख पर एनम,
या नहीं लिखवाया? हाँ लिखवा दिया, 7.5 लाख पर एनम की लिमिट थी, ठीक है लिखा हुआ है। लेकिन हर साल 2-2 जुड़ता जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। उस जुड़ते हुए इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता रहा मिलता रहा मिलता रहा। कभी तो जाकर आपने ये 2 लाख की लिमिट बढ़ाकर मान लो 5 लाख कर दी, फिर 7 लाख कर दी। 7 लाख तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, 7.5 लाख तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपको पता चला अरे मेरा तो ब्याज इतना बढ़ गया, इंटरेस्ट पिछले कई सालों से वो खुद में ही 5 लाख है, और 5 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल कितना 10 लाख, लिमिट कितनी 7.5 लाख, माइनस करवा दो। लेकिन दिक्कत क्या है, किस साल का कौन सा इंटरेस्ट है पता थोड़ी चलेगा। कैसे पता करोगे कि पर्टिकुलर 2024 का इंटरेस्ट इतना है, 2023 का इंटरेस्ट इतना है, 2022 का इंटरेस्ट इतना है? अलग अलग करना पड़ेगा ना साहब, अलग अलग हर साल का अलग 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 कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन वो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट है, पता ही नहीं कौन सा इंटरेस्ट किस साल का, वो हमें निकालना है। उसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया, और सिर्फ एक क्वेश्चन इसके ऊपर, मैं कह रहा हूं सिर्फ एक क्वेश्चन है। रट लेना, घोट कर पी लेना, समझ कर ले, समझा मैं दूंगा, समझ लेना, जो मन करे वो कर लेना भाई, बस एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि सीबीडीटी का सर्कुलर में ये अब आया था। सीबीडीटी ने भी एक ही एग्जांपल दिया, उसी को इंस्टीट्यूट ने कॉपी किया और उसी को हमने कॉपी कर दिया। अपना क्या जा रहा है, अपने को तो बच्चे को समझाना और पास करवाना, दैट्स इट। भाई तू पास हो जा, कैसे पास होगा? इंस्टीट्यूट ने जो दिया है उसी को पढ़कर पास होगा। इंस्टीट्यूट ने कहां से उठाया? सीबीडीटी से उठाया। सीबीडीटी ने क्या दिया? सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर, वही एक आना है, आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं कि फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। उसी को चुपचाप चेप देना, आंसर आ जाएगा। करें सॉल्व? हाँ चलो, calculation of interest portion for each year separately। रूल है मेरा, हालांकि कोई जरूरत नहीं है रूल याद करने की, बट 3B रूल है, 3B रूल है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखो जी, फॉर्मूला है TP इज इक्वल टू PC डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय R प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय R। सर ये क्या है, ये किस बला का नाम है? चाहो तो आसान बनाने के लिए ये सिंबल ऐसे बना लो ताकि आपको याद रहे, ये ऐसे याद रहेगा। PC डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय R प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय R। दोनों जगह R मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस का सिंबल है। PC डिवाइड बाय 2 है और PC1 प्लस TP1 है, बस कुछ भी नहीं। पहले PC डिवाइड बाय 2 और लास्ट सेकंड वाले में, मतलब ये दो पोर्शन में फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूं साहब, कुछ नहीं कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। याद करने का तरीका, एक पार्ट ये है फॉर्मूले का, एक पार्ट ये है फॉर्मूले का, ठीक है। ठीक है जी, यहां पर है बीच में प्लस का निशान। इस वाले पार्ट में क्या है? PC डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय R प्लस, सिंपल कुछ नहीं, PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय R। मल्टीप्लाई बाय R दोनों में है, मतलब कॉमन है, याद करने की जरूरत नहीं। PC दोनों में है, बस याद रखना पहले PC अकेला था, फिर PC1 आ गया, और TP1 वहां ऐड था, यहां पर डिवाइडेड है 2, वहां पर TP1 ऐड है। अब है क्या क्या चीज, फॉर्मूले लिख लो। TP मतलब टैक्सेबल परक्विजिट, PC is equal to excess contribution, R बोले तो ओवर एंड अबव 7.5 लाख, R बोले तो I डिवाइडेड बाय फंड एवरेज, I डिवाइडेड बाय फंड एवरेज, सर I क्या है?
आई बोले तो इंटरेस्ट अर्न्ड, उसके बाद क्या था, आर हो गया, PC1 TP1। सर फंड एवरेज भी बता दो ना, चलो फंड एवरेज, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद क्या था, PC1 मतलब एक्सेस कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्लियर ईयर, और TP1 था टैक्सेबल परक्विजिट ऑफ अर्लियर ईयर। टैक्सेबल परक्विजिट ऑफ मतलब पहले सालों का अर्लियर ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन 1 से डिनोट किया है। पीसी खाली पीसी एक्सेस कंट्रीब्यूशन इस साल का, और PC1 एक्सेस कंट्रीब्यूशन है पिछले साल का, अर्लियर ईयर्स का। PC1 TP1 पिछले साल का, ठीक है। और ये जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड डाल देना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड, नहीं भी लिखोगे तब भी पता चल जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड। उतारो एक बार फॉर्मूला, उतारो, समझ आ गया क्या करना है, फॉर्मूला समझा दिया, हाँ सर फॉर्मूला समझा दिया, उतारो फटाफट एक बार, जल्दी से जल्दी उतारिए भैया। आइए आपका इंतजार था। एक क्वेश्चन करवाऊंगा इससे आगे, बस वही एग्जाम में आएगा। रट लेना, मैं कह रहा हूं, चाट लेना, घोट लेना, पी लेना, जो करना है कर लेना, बस उसको कर देना। इस वाली चीज पे अगर टफेस्ट एग्जाम आया सैलरी चैप्टर से, तब की बात है ये। बच्चों को समझ नहीं आता ये क्या लिखवा दिया मास्टर जी ने, एक ही आएगा, उसके अलावा नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक है जी, चले करें वो महान क्वेश्चन। सर वो बुक में है क्या, नहीं बुक में नहीं है, मैंने अलग से आपका प्रिंट आउट्स निकाले हुए हैं उसके, तो मुझे वहीं से आपको एक बार गो थ्रू कराना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं आपको नोटिंग करवाऊंगा उसकी, डोंट वरी, मैं उसकी आपको नोटिंग करवाऊंगा। उतारो जी एग्जाम्पल, उतारो एक बार फटाफट, एज सुन एज पॉसिबल। मिस्टर RK is joined, Mr. RK is joined Jio Limited as a CEO from 1st of September 21. His basic salary is 6 lakh per month and dearness allowance is 8%. Mr. RK contribute Mr. RK contribute 10% of his pay and towards RPF and
Jio Limited also contribute the same amount. The accumulated balance in recognized provident fund as on एक 4/2022 31/3/23 और 31/3/24 31/3/24 आर एज फॉलोज। कैसे? 50,35,000 टोटल बैलेंस है ये 71,4670 94,57,700 respectively. Compute taxable perquisite for assessment year 23-24 and 24-25। ये लो जी, जिसको उतारना है फटाफट उतारो। एक बार मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, एक बार फिर से मैं दोबारा दिखा देता हूँ। मिस्टर आर के इज जॉइंट जियो लिमिटेड एज ए सीईओ फ्रॉम 1st of September 2021। His basic salary is 6 lakh per month and DA at the rate 8%. Mr. RK contribute 10% of his pay towards recognized provident fund and Jio Limited also contribute the same amount. Accumulated balance in recognized provident fund as on 1st of April 2022 या 31st March 2022, 31st March 23-24 50,35,000, 71,46,700 and 94,57,700 respectively. Compute taxable perquisite for assessment year 23-24, 24-25। 2 साल के लिए आपको टैक्सेबल परक्विजिट निकालनी है। चलो फॉर्मूले में देखना शुरू करो। अगर किसी बच्चे ने उतार लिया है तो, नहीं उतारा तो फटाफट पहले उतार लो। पहले 23-24 के लिए निकालेंगे, फिर 24-25 के लिए निकालेंगे। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फॉर्मूला है एज इट इज पुट कर देनी, फिगर एज इट इज पुट कर देनी, बस कुछ भी नहीं है। बस ये कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस दिमाग अपना लगाना ही नहीं है। क्यों लगाना अपना दिमाग? रीजन मैंने बता दिया कि दिक्कत क्या थी, क्यों आया, क्यों जानना जरूरी है साहब। वाई? कल को मैं जाऊं कहीं क्लाइंट के पास, किसी अच्छे फर्म में जाऊं, किसी बिग फोर में जाऊं, किसी अच्छे क्लाइंट पे जाऊं, तो मैं बता तो सकूं कि भैया 7.5 लाख की लिमिट ऐसा आया क्यों था, ये फॉर्मूलेज क्यों आए, क्या रीजन था, ये पता होना चाहिए। फॉर्मूला कैसे बना वो आपका काम नहीं है यार, उसमें क्या सरदर्दी करना, कैसे बना वो अब भी नो। फटाफट 23-24 के लिए फटाफट निकालो, 24-25 के लिए निकालो। मैं पहले आपको टाइम दे रहा हूं, फिर मैं आपसे आपके साथ खुद मिलकर करूंगा सॉल्व। जो बच्चों ने शुरू कर दिया वो शुरू करते रहो, जिनसे नहीं हो रहा उनसे मैं करवाऊंगा। अभी मैं अपना सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग अपना सॉल्व करो।
म्यूट कर दो, सिस्टम को म्यूट कर दो। जो बच्चे खुद से इनिशिएट लेना चाहते हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ जो बच्चा खुद से इनिशिएट लेगा चाहे गलत कर कोई बात नहीं, या वीडियो को पॉज कर दे, पहले खुद से ट्राई कर, क्योंकि वहां पर भी तुझे ट्राई करना है यार, मैं थोड़ी बैठ के ट्राई करवाऊंगा वहां पर, नहीं, वहां पर तुझे खुद से लड़ना होगा, तेरे हाथ चलेंगे, तेरा दिमाग चलेगा। हालांकि एग्जाम में कभी भी दिमाग नहीं चलता, हमेशा याद रखना, हाथ चलते हैं, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर लेता बंदा, इतनी प्रैक्टिस कर लेता, दिमाग बंद रहता है एग्जाम सेट। कहने का मतलब समझ रहे हो, सिर्फ हाथ से इतनी प्रैक्टिस होती है, दिमाग का कहाँ चलेगा साहब, फटाफट 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 फटाफट, हाथ को इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, अच्छा ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ऐसे, दिमाग जहां दिमाग लगा लिया वहां एग्जाम में थोड़ी प्रैक्टिस की। इसका मतलब सोचो, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आप याद कर रहे हो, अच्छा वहां पर पीसी डिवाइडेड बाय 2 था, मल्टीप्लाई बाय क्या था, आर था कि आई था, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने दिमाग चलाना पड़ रहा है, दिमाग नहीं चलेगा एग्जाम में। पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर, आर का मतलब था आई डिवाइड बाय फंड एवरेज, टक 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 टक, दिमाग चला ही नहीं, खुद आ रहा है सब कुछ। ये होता है पढ़ने का एक्चुअल तरीका। ठीक है, चलो, फॉर असेसमेंट ईयर, फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, चलो जी, कंट्रीब्यूट कितना किया सबसे पहले देख लें। सर ये 10% का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, चलो अच्छा, he contribute 10% of his pay towards RPF। पे का मतलब, एक मिनट लिख लो यहाँ पे, पे का मतलब हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, पे का मतलब यहाँ पर बेसिक प्लस डीए था, बस ये याद रखना। चलो कंट्रीब्यूशन सबसे पहले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। हाँ सर, बेसिक कितना है साहब, सर बेसिक है इसका 6 लाख पर मंथ का, 6 लाख पर मंथ, 6 मल्टीप्लाई बाय 72, 6 सॉरी 72 कर रहा हूं, 6 मल्टीप्लाई बाय 12 72 टोटल। सर इसकी तो अपॉइंटमेंट सितंबर में हुई थी, तो सर आपने 12 महीने क्यों ले लिया, अरे मूर्खो, इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी 21-22 में, तुम किसके लिए निकाल रहे हो, 22-23 के लिए, प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए, दैट मींस इस साल में तो इसने पूरे 12 महीने काम किया होगा, यस और नो। हाँ 21-22 में, सितंबर 21, 31 मार्च 22 तक काम किया होगा, उस साल में तो इसने पूछा ही नहीं, उस साल कोई दिक्कत नहीं आनी, छोड़ो यार उस साल को, हम पूछ ही नहीं रहे आपसे, हम तो अगले साल का पूछ रहे हैं, अगले साल का बताओ, अगले साल में ऐसे निकलेगा। ठीक है सर, तो बेसिक प्लस डीए, तो 10% ऑफ बेसिक कितना आया जी, 6 लाख पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 72 लाख, 72 लाख प्लस डीए इसी का 8% है, 72 का 8% 5.76 लाख, 5.76 लाख, दैट मींस 5.76 लाख प्लस 72 77.76 का 10%, दैट मींस ये आ गया 7,77,600। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना अलाउड है बच्चों, कितना अलाउड है सर, अलाउड है 7,50,000। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना कर दिया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितना कर दिया सर, बेसिक प्लस डीए का 10%। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है, क्वेश्चन पढ़ते रहो, क्वेश्चन पढ़ते रहो, मेरे पास अलग से है यहाँ पर प्रिंट आउट्स, आप क्वेश्चन पढ़ते रहो। नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नो सर। अलाउड कितना है सर, 7,50,000, बट अब रुको 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 रुको, 7,50,000 कॉन्ट्रीब्यूशन भी है प्लस इंटरेस्ट भी है, कॉन्ट्रीब्यूशन भी है प्लस इंटरेस्ट भी है। अब मुझे बताओ, जब ये अपॉइंट हुआ था 21 में, फर्स्ट सितंबर 21, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च,
मतलब 7 महीने इसने 21-22 में भी काम किया, 21-22 में, हाँ, तो 7 महीने का कंट्रीब्यूशन भी है, हाँ सर। वो 7 महीने का कंट्रीब्यूशन 21-22 में था, हाँ सर, उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया, हाँ सर, उस साल इंटरेस्ट मिला, हाँ सर। क्या आपको नहीं लगता जो 22-23 में आपने कंट्रीब्यूट किया 7,77,600, इस पर भी ब्याज मिलेगा? हाँ सर, प्लस जो पिछले साल 7 महीने 1 सितंबर 21 से लेकर 31 मार्च 22 तक जो था उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ सर। और जो ये लिमिट है 7.5 लाख की, उसमें ये भी इंक्लूड है, प्लस इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। इंटरेस्ट क्या इसी साल का नहीं, टोटल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को ही तो बायफरकेट करना है। अब दिक्कत आनी शुरू हुई थी। अब मुझे बताओ एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? मैं कहूं पीसी, कहूं तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन, ये हो गया सर आपका, मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी है दोस्त, मैं लिखता थोड़ा खुला खुला हूं। एक्सेस कंट्रीब्यूशन हो गया साहब 7,77,600 माइनस 7,50,000। हाँ सर, कितना आ गया? ये आ गया सर 7,77,600 माइनस 7.5 लाख, ये आ गया 27,600। आपने कितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन कर रखा है इस साल में? अभी तक इंटरेस्ट का जिक्र नहीं हो रहा है, सिंपल बात चल रही है, ठीक है यार, तो 10% ऑफ डीए प्लस बेसिक प्लस डीए का कराता है 777 इतना। अभी तक कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आनी शुरू हुई, अब दिक्कत आनी शुरू हुई। इंटरेस्ट will also include in 7.5 lakh limit। हाँ सर, इंटरेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड इन 7.5 लाख लिमिट। हाँ सर, इंक्लूड होगा। बात समझ आई? हाँ सर। चलो, अब आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें, मुझे बता सकते हो? सोचो सोचो, आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं सर? 22-23 की, प्रीवियस ईयर 22-23 की। टोटल फंड कितना है मुझे एक बात बताओ, 22-23 का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 31 मार्च 23 का क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर? 31 मार्च 23 का क्लोजिंग बैलेंस है 71। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, 22-23 में 22-23 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, हाँ सर। अगर इसमें क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दूं, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो जो 22-23 में कंट्रीब्यूशन है प्लस इंटरेस्ट पार्ट है वो सारा आ जाएगा। सिर्फ 22-23 की बात कर रहा हूं, 22-23 का क्लोजिंग बैलेंस फंड का कितना है, ओपनिंग कितना है, वो माइनस कर दो तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना है, 31 मार्च 23 22, ये रहे सर 71,46,700 माइनस 50,35,000, क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर 22-23 का, समझ रहे हो, ये 23 का क्लोजिंग है मतलब ये 22 का ओपनिंग है, 22-23 का क्लोजिंग ये है मतलब 22-23 का ओपनिंग ये है। हाँ सर, उस साल का क्लोजिंग हो गया, ये इस साल का। सर ये यहाँ का है, ये वाला पोर्शन, ये है यहाँ का पोर्शन, और ये है यहाँ का पोर्शन। अब तुम्हें लगेगा सभी सब कलर अलग अलग कर दिए हैं। तो 1/4/22 ओपनिंग है, हाँ सर, 23 क्लोजिंग है 31 मार्च, हाँ सर, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करो, पूरे साल का निकल गया। हाँ सर, निकालो। सर ये आ गया 71,46,700 माइनस करवा देंगे इसमें से 50,35,000, 50,35,000। आंसर क्या आया? आंसर चेक करो, 71,46,700 माइनस 50,35, 21,11,700 रुपए टोटल। इस टोटल में क्या क्या ऐड है?
ये इस साल का है 22-23 का। हाँ सर, अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या ऐड है। सर इसमें ना एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है और इंटरेस्ट है। यस और नो? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है और इंटरेस्ट पार्ट है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है सर? 7,77,600 और सेम अमाउंट एम्प्लॉयर कर रहा है। देखो सेम अमाउंट 7,77,600, 7,77,600। देखो लिखा है कितना कंट्रीब्यूशन है, ये देखो ये लिखा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में और सेम एम्प्लॉय कर रहा है। हाँ सर, बैलेंस जो भी बचा -777,600 -777,600 5,56,500। कैलसी पे चेक करो। अरे इधर आ जा भाई, सॉरी, कैलसी पे चेक करो। ये तो गया, मिट गया। 5 लाख बैलेंस, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई मेरी, बोलो। हाँ सर, अब ये वाला इंटरेस्ट है, इस वाले इंटरेस्ट में इन दोनों पर भी होगा और 21-22 में जो मैंने 7 महीने काम किया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने जो मैंने काम किया था उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिला के ये टोटल इंटरेस्ट है। दैट मींस 22-23 के फंड पर इंटरेस्ट, 21-22 के फंड पर भी इंटरेस्ट है। ये टोटल इंटरेस्ट है, मुझे इसको बाइफरकेट करना है। अभी तक कोई दिक्कत आई सर? अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, समझ लो भाई। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। 21-22 में उसने जॉब ज्वाइन की, 22-23, 23-24 का उसने मुझे डाटा दे दिया, ओपनिंग क्लोजिंग पूरे फंड का, टोटल फंड का, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, आरपीएफ का दे दिया। ठीक है, मैक्सिमम कितना अलाउड था? 7.5 लाख। ठीक है सर, मैंने सबसे पहले इसने 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 का निकलवाया, दैट मींस 22-23, 23-24 का निकलवाया। आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है? 23-24 प्रीवियस ईयर। ठीक है, मैंने देखा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना, मैंने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन निकाल लिया उस साल का, सेम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है। हाँ सर, एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना किया? 7,77,600 माइनस 7.5 लाख आ गया। हाँ सर, फिर मैंने देखा इंटरेस्ट की भी तो बात है, इंटरेस्ट भी तो निकालो। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट निकालते हैं, चलो इंटरेस्ट निकालते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर ले, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर ले। उस साल में क्या हुआ था, क्या ऐड हुआ था, क्या माइनस हुआ था, सारी फिगर आ गई। उस साल में 21,11,700 रुपए, 21,11,700 की फिगर ऐड हुई थी। हाँ सर, उस फिगर में क्या क्या था सर? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी था, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी था और इंटरेस्ट भी था उसी साल का, और पिछले साल का जो फंड था उस पर भी इंटरेस्ट था, और पिछले साल का जो फंड था उस पर जो इंटरेस्ट आया था उस पर भी इंटरेस्ट था। सारा इंटरेस्ट आज तक का जितना भी इंटरेस्ट है वो सारा इंटरेस्ट यहां पर आ गया। यस और नो? हाँ सर, बस अब फिगर तोड़नी है, पुट कर दो फॉर्मूले में। अब फॉर्मूले में पुट करते चले जाओ। फॉर्मूला लिखो जी, फॉर्मूला लिखो साहब, फॉर्मूला लिखो। टैक्सेबल परक्विजिट इंटरेस्ट वाला पार्ट। हाँ सर, चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। PC2 मैंने बोला था मल्टीप्लाई बाय आर प्लस का फिगर यहां पर क्या था सर? PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर, यही था। हाँ सर, एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है? ध्यान दो, एक्सेस कंट्रीब्यूशन क्या है? PC सर ये तो आपने पहले ही निकाल लिया था, 27,600 एक्सेस कंट्रीब्यूशन डाल दो। 27,600 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर का क्या मतलब है? आर का मतलब सर आर इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय फंड एवरेज। आई कितना है? आई मुझे बताओगे कोई? कोई मुझे बतलाएगा आई कितना है? आई सर अभी तो आपने निकाला था आई। अरे वाह सर, ये तो सारी फिगरें मैंने कहा था पुट करते चले जाओ। 5,56,500 इंटरेस्ट ही तो है ये, डिवाइडेड बाय फंड एवरेज। फंड एवरेज करो, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइडेड बाय 2 जो माइनस किए थे, क्लोजिंग ओपनिंग डिवाइडेड बाय 2, 7,146 700 प्लस 5035 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 609,0850। ये आ गया फंड एवरेज 609,0850। फंड एवरेज है मेरा, फिगर क्या थी जी?
सर थी 7146700 प्लस 503500 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 6090850। ये फिगर आई जी कितना 5565। मैंने कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी खास नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं। 6090 दैट कम्स आउट टू 0.091 0.0914 लिख लो, 0.0913 या फिर 4 लिख लो प्लस 0। सर 0 क्यों कर दिया? क्योंकि PC1 TP1 किसका है? पिछले साल का है। PC1 है तुम्हारे पास एक्सेस कंट्रीब्यूशन? नो सर। TP1 है? नो सर। छोड़ दो 0। पिछले साल तो कुछ एक्सेस था ही नहीं। सर कैसे एक्सेस नहीं था बताओ जरा। चलो करते हैं पिछले साल, देखते हैं पिछले साल कितने महीने जॉब की थी। सर 1 सितंबर 21 से लेकर 31 मार्च 22 तक उसने जॉब की थी। दैट मींस उसने कितने महीने काम किया? सर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 7 महीने काम किया। दैट मींस 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आ गया? 42 लाख। 42 लाख प्लस 8% कितना आ गया? 45,36,000। उसका 10% कितना आ गया? 4,53,600। 7.5 लाख की लिमिट, 7.5 लाख की लिमिट, 7.5 लाख की लिमिट है। बोलो 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 बोलो। सर 7.5 लाख की लिमिट है, वो किसकी है? मतलब 7.5 लाख की जो लिमिट है, मुझे पता था बच्चा कंफ्यूजन होगा ही होगा। कंफ्यूजन नहीं होने का, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आप इन 3 फंड में 7.5 लाख कर सकते हैं। मुझे पता था पक्का एक कंफ्यूज बच्चे के दिमाग में आएगी। सर एक डाउट है मेरा मन का। क्या डाउट है? सर देखो आपके एग्जाम्पल में ना, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मुझे बताओ भाई, सर आपके एग्जाम्पल में ना 6 लाख पर मंथ का है, ठीक है, प्लस 8% का DA है, ठीक है। तो सर इसने कितने महीने काम किया? सर 5 और 2 7 महीने। तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ गया 42 लाख। प्लस कर दो सर इसमें 8%, ये आ गया 45,36,000। ठीक है, ठीक है। बच्चा कहता है सर इतना ही फंड एम्प्लॉय ने भी डाला? नहीं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का 7.5 लाख चेक करना है, सिर्फ इतना ही चेक करना है। इसका 10% ये जमा कराते हैं RPF में, दैट मींस 4,53,600। हाँ सर, अब इतना अमाउंट जमा कराया उन्होंने, एक्सेस तो नहीं है, दैट मींस यहां पर 0 आएगा, यहां पर 0 आएगा। PC1 अर्लियर ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन 0 है, 0 फिगर लिखो, आंसर निकालो कितना निकल गया। सर ये आ गया 27,600 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0914, ये आ गया सर 1261 रुपए। आंसर 1261। आंसर निकालो जी, निकालो जी, निकालो जी। सर ये तो आपने क्या निकाला? ये मैंने निकाला टैक्सेबल परक्विजिट इंटरेस्ट, और एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना था सर? 27,600। तो 27,600 प्लस 1200। सर समझ नहीं आया, रुको रुको। टोटल टैक्सेबल, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, ये तो समझ में आ गई 1261। हाँ सर, ये आपने एक्सेस कंट्रीब्यूशन भी तो निकाला था, याद नहीं है क्या? भूल गए ये वाली फिगर? एक्सेस कंट्रीब्यूशन 27,600, ये भी तो ऐड करोगे। हाँ सर, एक्सेस कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट, मतलब कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट। तो ये हो गया 27,600 प्लस 1261, ये हो गया 28861, 28861 22-23 के लिए, प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए। 23-24 के लिए आपका होमवर्क है, 23-24 के लिए आपका होमवर्क है। 4 23-24 असेसमेंट ईयर,
4 असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आपका HW कर लोगे। सॉल्यूशन ना निकले तो मुझसे पूछ लेना या यहीं करवा दूं। सर सर देख लो सर 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 चलो सॉल्यूशन में इसका सॉल्व करके डाल दूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगले साल, एक साल मैंने आपका निकलवा दिया, अगले साल आपको सेम यही तरीका करना है, कुछ भी अलग नहीं होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, बस TP1 PC1 आ जाएगा। TP1 कितना होगा अगले साल, बोलो बोलो बोलो, TP1 PC1। सर ये ऑलरेडी निकाल तो दिया। अगले साल के लिए 23-24 के लिए TP1 PC1 कितना होगा सर, 27,600 एक्सेस PC1 का एक्सेस कंट्रीब्यूशन 27,600 और TP1 का सर 1261। ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 24-25 के लिए। सर कैसे, TP1 अगले साल का, अर्लियर ईयर का, मतलब इससे पिछले साल 23-24-25 असेसमेंट ईयर 24-25 के पिछले साल क्या होगा सर, 23-24 का आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ये देखो ये रहा 27,600 एक्सेस कंट्रीब्यूशन, और इंटरेस्ट एक्सेस अर्लियर ईयर का 1261 पिछले साल का। तो मैंने अगले साल का तो होमवर्क दिया है, आसान है, सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है, सारा फिगर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, चल सकते हैं आगे। आर दोनों में कॉमन होगा ही। किसी को भी अगर होमवर्क में दिक्कत आए, यू कैन आस्क मी ऑन माय दिस नंबर, दिस वन। चलो जी, फटाफट देखो एक बार, होमवर्क लिखो, उससे आगे चलो। कि जो भी चीजें करवाई हैं बुक में भी हैं और नोट्स भी बनवा दिए हैं, तो आप नोट्स से पढ़कर जाओ, सही समझ में आएगी। बुक से जिसको पढ़ना है एक बार गो थ्रू कर लेना मोटा मोटी समझने के प्रोस्पेक्टिव से। ये देखो सारा बुक्स में है ऑलरेडी डियर, ये देखो ऑलरेडी सारा TP1 क्या होता है, PC1 TP1 RI फंड एवरेज, पूरा 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 फॉर्मूला भी ये रहा, ये फॉर्मूला रहा आपका, सैलरी, सारी चीजें हैं, सारी चीजें A to Z। ये मैं अभी करवाऊंगा आपका, ये वाला पोर्शन अभी करवा रहा हूँ, उसके बाद आपका PF वाला पार्ट सारा खत्म हो जाएगा, PF वाला पार्ट सारा खत्म हो जाएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या फिर कहूं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। अभी तक क्या चल रहा था सर, अभी तक आपने हमें क्या समझाया है, चलो बताओ फटाफट। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया सर, आपने समझाया था SPF RPF URPF PPF, वो सारा समझा दिया था। हाँ सर समझा दिया था। उसके बाद मैंने क्या बताया सर, उसके बाद आपने बताया मुझे सुपर एनिमेशन फंड, सुपर एनिमेशन फंड बताया जिसमें 1.5 लाख एग्जेम्प्ट था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिल जाती थी TC में, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट था, फाइनल अमाउंट मिलेगी वो एग्जेम्प्ट थी, सुपर एनिमेशन फंड। सुपर एनिमेशन फंड के तुरंत बाद आए 3 फंड, 3 फंड कौन से, सुपर एनिमेशन फंड, पेंशन स्कीम, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 3 अकाउंट में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का 7.5 लाख से ऊपर भरा आपने, वो हम टैक्स कर देंगे। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए मैंने PC1 TP1 वाला फॉर्मूला बना के समझा दिया। अब आया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का, पहले उन्होंने लिमिट किस पर लगाई, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख, अब उन्होंने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर भी लगा दी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर भी लगा दी।
पहले किस पर लगाई साहब, मैक्सिमम लिमिट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम लिमिट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिख लेना इस बात। अब इन्होंने क्या लगाया, अब इन्होंने एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर भी लिमिट लगा दी। कैसे लिमिट लगा दी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ पीपीएफ। ये बोले कि एक काम करो यार, मुझे एक बात बताओ, अमेंडमेंट जब से आई मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अमेंडमेंट्स के बाद की बात कर रहा हूँ, इस साल नहीं आई, पहले आई थी। इन्होंने बोला फ्रॉम 1/4/2021 से, फ्रॉम 1/4/2021 फ्रॉम 1/4/2021 एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है ना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इफ एक्सीड करता है 2.5 लाख पर एनम इन किस किस में, आरपीएफ में या पीपीएफ में, फ्रॉम 1/4/2021, इससे पहले कुछ भी हो चलेगा, इससे पहले की बात नहीं हो रही है, फ्रॉम 1/4/2021, इससे पहले कितने भी 1/4/2021 से नए अकाउंट बनवाए गए, इससे अमेंडमेंट एप्लीकेबल थी। 2.5 लाख की लिमिट नए अकाउंट्स पे चेक होंगी, इससे पहले कुछ भी हो कोई सा भी अकाउंट हो, हमें मैटर नहीं करता। 1/4/2021 से आरपीएफ पीपीएफ में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा नहीं डालेगा। अगर उसने 2.5 लाख से ज्यादा डाला, इफ मोर देन 2.5 लाख पर एनम इन आरपीएफ पीपीएफ, देन interest on such excess amount shall be taxable। बात समझना साहब, और हाईलाइट कर लो, मैं फिर कह रहा हूं मजाक नहीं है, हाईलाइट कर लो ये वाला शब्द। इसने क्या बोला, एक्सेस टैक्सेबल नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 7.5 लाख से ऊपर जो भी फिगर कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर, वो मैं टैक्स कर दूंगा। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को पैसा देता है तो वो टैक्स हो जाता है, क्योंकि वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया। यहां पर क्या है, एम्प्लॉय खुद का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो इसलिए 2.5 लाख से ऊपर जो भी डालोगे वो नहीं, क्योंकि उसका खुद का पैसा। मैंने क्या बोला, पूरे सैलरी में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना भी हो, डिडक्शन पर लिमिट लगा सकते हो। एम्प्लॉय जितना चाहे उतना पैसा डाल सकता है, डिडक्शन पर लिमिट लगा लो 1.5 लाख रुपए की एटीसी में, लेकिन एम्प्लॉयर पर लिमिट नहीं लगा सकते। एम्प्लॉयर पर लिमिट लगा दी, उससे ऊपर जो वो पार्ट डालेगा वो टैक्सेबल। लेकिन अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है 2.5 लाख से ज्यादा, तो जो एक्सेस पार्ट है वो नहीं, क्योंकि वो तो उसका खुद का पैसा है, उस एक्सेस पार्ट पर मिलने वाला इंटरेस्ट वो टैक्सेबल होगा, बस इंटरेस्ट। देन इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। फॉर एग्जाम्पल for previous year 23-24, Mr. Ram contribute in RPF in recognized provident fund 6 lakh. Mr. Ram is employee. Mr. Ram is employed in PQR Limited. अब मुझे एक बात बतलाओ, मिस्टर राम एम्प्लॉय है, वो 6 लाख रुपए जमा करवा रहा है, किसमें, आरपीएफ में। क्या बोला था, फ्रॉम 1/4/2021, फ्रॉम 1/4/21 से 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 लाख से ऊपर। चलो इसमें एक लाइन और ऐड करो, आपके फायदे में के लिए ही ऐड करवा रहा हूं।
आपके फायदे के लिए ही ऐड करवा रहा हूं, कंट्रीब्यूट इन आरपीएफ 6 लाख नहीं, ठीक है मत करो, चलो आंसर लिखो, मत लिखो। मैं इसमें सोच रहा था इंटरेस्ट पोर्शन भी ऐड करवा दूं, फिर मैंने सोचा छोड़ो इंटरेस्ट पोर्शन रहने दो। देन कितने तक, 6 लाख टोटल कंट्रीब्यूशन है सर, हाँ सर 6 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर लो, कितना बच गया सर 3.5 लाख। तो देन इंटरेस्ट ऑन 3,50,000 will be taxable. Then interest on 3,50,000 will be taxable. Interest on first 2,50,000 will not be taxable. समझ में आ गई बात। 6 लाख रुपए उसने टोटल कंट्रीब्यूट किए, तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, 6 लाख से ऊपर मतलब 2.5 लाख से ऊपर नहीं 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 2.5 लाख से ऊपर मतलब 3.5 लाख टोटल ऐड मत कर देना, इंटरेस्ट ऐड करना 3.5 लाख के ऊपर जो मिला इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट 2.5 लाख कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। बहुत सिंपल सर, मतलब दोनों के ऊपर लिमिट लगा दी, समझ में आया। एम्प्लॉयर पर भी एम्प्लॉय पर भी लिमिट किस पर लगाई, दोनों पर लगाई। एम्प्लॉयर पर कैसे, 7.5 लाख की, कौन से अकाउंट में सर, 3 अकाउंट में, कौन कौन से सर, आरपीएफ, पीपीएफ, सॉरी सुपर एनुएशन फंड, पब्लिक प्रोविडेंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और तीसरा क्या था, पेंशन स्कीम। सुपर एनुएशन फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम, ठीक है। एम्प्लॉय पर कैसे लगाई, एम्प्लॉय पर लगाई आरपीएफ और पीपीएफ पर, बोला 2.5 लाख से ऊपर जो कंट्रीब्यूट करेगा उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट तेरा मैं टैक्स कर दूंगा। नीचे नोट लिखो, एक बार एक नोट लिखो, बड़ा प्यारा सुंदर नोट लिखना कि नोट लिमिट ऑफ ₹2.5 lakh will be taken as 5 lakh in case of PPF, that is a fund where employer does not contribute. That means उन्होंने बोला चल ठीक है, आरपीएफ में क्या था सर, आरपीएफ में एम्प्लॉय भी पैसा डालता था, एम्प्लॉयर भी डालता था, तो उन्होंने बोला 2.5 लाख ठीक है, लेकिन जहां पर अगर पीपीएफ की बात आ गई, पीपीएफ, तो 2.5 लाख की लिमिट क्या हो जाएगी, 5 लाख की। लिमिट ऑफ ₹2.5 लाख विल बी टेकन एज 5 लाख इन केस ऑफ पीपीएफ, दैट इज ए फंड, पीपीएफ का मतलब ए फंड वेयर एम्प्लॉयर डज नॉट कंट्रीब्यूट। उसको सिंपली डबल कर दिया, 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया, सिंपली डबल कर दिया। क्यों, क्योंकि यहां पर पीपीएफ में एम्प्लॉयर नहीं है, वहां पर एम्प्लॉयर भी था। यहां पर आपका खत्म हुआ पीएफ वाला पूरा पार्ट, पूरा पीएफ खत्म हो गया पूरा। अब मुझे बताओ, क्या अभी भी तुम्हें लगता है कोई डाउट होगा तुम्हें कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में? पहले तुम्हारे हो सकता है पैर कांप जाते हो पीएफ का क्वेश्चन देखते ही, अरे पता नहीं कैसे 7.5 लाख किस फंड में कैसे माइनस करना, पूरे नोट्स बनवा दिए तुम्हें शॉर्ट क्लिप्स में। रट जाना, या जो आज की क्लास है ना, जितने भी नोट्स बनवाए हाथ से लिख के रट लेना इन नोट्स को। सैलरी का अगर पीएफ का क्वेश्चन आया, रुक नहीं सकता तुमसे सॉल्व हुए बिना, सॉल्व होगा ही होगा, 110% सॉल्व होगा ही होगा। कोई माई का लाल नहीं है जो रोक दे इस बात को, ठीक है। यहां पर हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हुए कंप्लीट, कंप्लीट एंड कंप्लीट। क्या बात बताई थी सर, अलाउंसेस, परक्विजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, डिडक्शंस। डिडक्शंस अभी कर रहे हैं, 10 मिनट के भी डिडक्शन नहीं है, 3 डिडक्शन है बस। आ जाओ, ये लो, ये तुम्हारी डिडक्शन है, यहाँ से शुरू होती है डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, यहाँ पर आकर खत्म भी हो जाती है रिलीफ, मतलब ये बस इतनी।
ये इतनी, बस जितनी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही है सिर्फ इतनी डिडक्शन है। सर चार्ट बनवाओगे? नहीं, बना लेना, खुद बना लेना, ऊपर डिडक्शन लिखना, 1 2 3, 3 डिडक्शन है, बस 3 डिडक्शन है। ये लो मैं कलर कर देता हूँ, चार्ट बनाना है खुद बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कभी खुद कुछ भी बनाया करो। स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स, 3 है बस डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। रिटायरमेंट बेनिफिट्स कंप्लीट हो गए, डिडक्शन अभी कंप्लीट करवा रहा हूं। डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी का क्या मतलब है सर? डिडक्शन फ्रॉम सैलरी का मतलब है कि आपको हम डिडक्शन देंगे, वो डिडक्शन नहीं, वो एक्सटर्नल डिडक्शन है जो 80C to 80U की बात कर रहे हैं। LIC वगैरह, हाउसिंग लोन की रीपेमेंट वगैरह, प्रिंसिपल पेमेंट की, FD करा ली 5 साल की, याद आया कुछ, सुकन्या स्कीम वाली, वो सारी एक्सटर्नल डिडक्शन है। दैट मींस वो पूरे पांचों हेड की इनकम जोड़कर उसमें से माइनस की जाती है। ये सैलरी की टोटल इनकम निकाल के उसमें से माइनस करेंगे तब मेरी नेट सैलरी आएगी। पूरी सैलरी की इनकम निकाली, पूरी सैलरी की इनकम सर बेसिक प्लस डीए प्लस अलाउंसेस प्लस परक्विजिट सारी मिला के टोटल किया, माइनस कर दी इन तीनों में से डिडक्शन अगर एलिजिबल है तो नीचे क्या बचेगी? नेट सैलरी। नेट सैलरी को टोटल कर दूंगा 5 हेड में, फिर उसमें से मैं पांचों हेड की इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से मैं फिर डिडक्शन माइनस करूंगा 80C to 80U, फिर आती है आपकी नेट इनकम। ये कौन सी है? सैलरी हेड की इंटरनल डिडक्शन। पहली है स्टैंडर्ड डिडक्शन, मांगो या ना मांगो सबको मिलेगा, मांगो या ना मांगो सबको मिलेगा। दैट मींस चाहे किस बात के खर्चे, देखिए हाउस प्रॉपर्टी आपने पढ़ लिया, हाँ सर। हाउस प्रॉपर्टी में मुझे एक छोटी छोटी बात बताओ, हाउस प्रॉपर्टी में रेंट आया, हाँ सर, उसमें से क्या क्या खर्चे माइनस हुए सर? उसमें से उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करी थी। किस बात की डिडक्शन माइनस करी थी सर? पेंटिंग करा लो, इंश्योरेंस करा लो, घर का थोड़ा सा रिपेयर मेंटेनेंस करा लो, इन चीजों की 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दी थी हाउस प्रॉपर्टी में, रिमेंबर? हाँ सर। पीजीबीपी में सर सेल के अगेंस्ट खर्चे माइनस हो जाते हैं, नेट प्रॉफिट टैक्स हो जाता है। कैपिटल गेन में सर सेल में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस हो जाती है, नेट टैक्सेबल हो जाता है। अदर सोर्सेज में सर खर्चे अगर अदर सोर्सेज इनकम को अर्न करने में किए वो खर्चे माइनस हो जाते हैं। सैलरी हेड में क्या माइनस होता था? क्या तुम घर से ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, गाड़ी का तेल पानी का खर्चा माइनस हुआ? नहीं हुआ सर। क्या तुमने मोबाइल वगैरह बात की, हुआ खर्चा? नहीं। कपड़े पहने, कपड़े घिसे? नहीं सर। बालों में तेल लगाया? नहीं सर। तो इन्होंने कहा ले लो इनकी डिडक्शन, 50,000 तो हम तुम्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन देते सैलरी में से, 50,000 लोअर ऑफ 50,000 और अमाउंट ऑफ सैलरी। अगर 50,000 से कम है, मान लो सैलरी ही आपकी 40,000 रुपए है, तो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट है। सैलरी अगर 60,000 रुपए है तो 60,000 माइनस अमाउंट ऑफ सैलरी 60,000, 50,000 विच एवर इज लोअर, तो 50,000 माइनस हो जाएगी, 10,000 टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, मांगो या ना मांगो सबको मिलेगा, खर्च करो या मत करो सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। सीधा सैलरी लिखो 50,000, हर केस में हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, हर केस में हटा दो। अगला एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन। सबसे पहली बात, एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल होता है, सैलरी में ऐड होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल होगा, सैलरी में ऐड होगा, लेकिन मैं डिडक्शन किसको अलाउ करूंगा? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। ये देखो नीचे, सच डिडक्शन, कौन सी? सच डिडक्शन, सच डिडक्शन अलाउड ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये वाली सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अलाउड होती है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब क्या हुआ एक्चुअल में? एक्चुअल में एंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब ये हुआ कि एंटरटेन करने के लिए कई बार एम्प्लॉय खर्चा कर देते हैं। फॉर टेक एन एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप वहां के CFO हो, CEO हो, ठीक है, फाइनेंस में काम करते हो, हाँ सर, वहां पर क्लाइंट आए, हाँ सर, उनको एंटरटेन करने के लिए आपने कुछ खर्चे कर दिए, हाँ सर, अलाउड हो जाएंगे। या फिर कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय जैसे पुलिस हो गई, पुलिस हो गई, पुलिस हमेशा ड्यूटी पर ज्वाइन रहती है, होली, तीज, त्योहार, दिवाली, ईद, हर पर, गुरुपुर, सब पर, हाँ सर, तो उनको एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है। चलो ठीक है यार, एंटरटेनमेंट अलाउंस ले लो, तुम भी एंजॉय करो थोड़ा, तुम भी अपनी छुट्टी मुट्टी मनाओ, बच्चों के साथ जाओ, एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ पैसा दिया गया। दोनों तरीके से एंटरटेनमेंट अलाउंस आता है। एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयर के बिहाफ पर खर्च कर देता है, तब भी अलाउंस मिलता है, तो भी मिल जाता है, और उसके एंटरटेनमेंट के लिए हुआ तो भी अलाउड हो गया एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो पर्पस फॉर एंटरटेनिंग द कस्टमर ऑफ एम्प्लॉयर, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया, द कस्टमर ऑफ एम्प्लॉयर, भैया उसके कस्टमर आए थे एम्प्लॉयर के, आपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ खर्चा कर दिया। जैसे सर
कुछ भी एग्जांपल ले लो यार, एंटरटेनमेंट, कुछ नाच गाना करवा दिया, डीजे मंगवा दिया, कोई छोटी मोटी पार्टी रख दी, एंटरटेन करवा दिया उनको, स्नैक्स वगैरह बंटवा दिए। It is first included in gross salary. It is first included in gross salary, then deduction available. List of the following is exempt for government employees. Government चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ओनली सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, बाकी के लिए नहीं एंटरटेनमेंट अलाउंस। अमाउंट रिसीव्ड 5000, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। याद रखना बेसिक सैलरी वर्ड है, हाईलाइट कर लो, कंफ्यूज नहीं होने का, सिर्फ बेसिक सैलरी, ना डीए ना कमीशन ना कुछ भी, ना सिर्फ बेसिक सैलरी, खत्म। एक्चुअल एक्सपेंडिचर नॉट रेलिवेंट। एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या खर्च किया, कोई रेलिवेंसी नहीं है, डिडक्शन खत्म। दो डिडक्शन खत्म हो गई आपकी, टोटल कितनी थी, 3। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिलती मिलती, दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस किसको मिलेगी, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो। हाँ जी, 3 में से कौन सा। अमाउंट रिसीव्ड 5000, टोटल 5000, लिमिट 5000 की। अमाउंट रिसीव्ड 5000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तीनों में से जो सबसे कम होगा वो माइनस करवा देना अमाउंट रिसीव में से। ठीक है, ठीक है सर। पहले क्या करोगे, ऐड करोगे, फिर डिडक्शन दोगे इसको। प्रोफेशनल टैक्स, पीटी, पॉपुलरली नोन एज पीटी, प्रोफेशनल टैक्स। शायद कर्नाटका में लगता है, महाराष्ट्र में भी लगता है, दिल्ली हरियाणा में नहीं लगता, इधर नहीं लगता प्रोफेशनल टैक्स, उधर लगता है। सर फिर इसका क्या किया जाए, कुछ स्टेटों में स्टेट स्पेसिफिक है, देखो लिखा भी है स्टेट स्पेसिफिक है बाबू, स्टेट। इट इज लेविड ऑन प्रोफेशन ट्रेड एम्प्लॉयमेंट बाय स्टेट अंडर आर्टिकल 276, सेंटर का नहीं है, स्टेट का है। कितनी डिडक्शन अलाउड है, 2500। पहले ऐड कर दो फिर लेस कर दो, एम्प्लॉयर ने जितनी भी अमाउंट दी हो ऐड करके लेस करवा दे। सर ओनली गवर्नमेंट नहीं, सबको, सबको मिलेगा। इट इज डिडक्टेबल एक्चुअली पेड। स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी कैन नॉट इम्पोज मोर देन 2500 एज प्रोफेशनल टैक्स, पर एनम है, पर एनम है। प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन कितनी, 2500 पर एनम। ठीक है। इफ एम्प्लॉयर पे प्रोफेशनल टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर पे कर देता है एम्प्लॉय के बिहाफ पर, इट शैल बी फर्स्ट इंक्लूड इन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एज परक्विजिट, देन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस। हमेशा ये एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउड होगा। ये एग्जांपल है, आप एक बार एग्जांपल अपना खुद से रीड कर लेना। इफ प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एंगेज इन बिजनेस प्रोफेशन, क्योंकि प्रोफेशनल के लिए बोला है, सिर्फ एम्प्लॉय के लिए, प्रोफेशनल के लिए भी। अगर प्रोफेशनल टैक्स पे कर दिया जो बंदे बिजनेस में या प्रोफेशन में हैं, तो आप P&L में डेबिट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, इस लाइन को यहीं पर। अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन में है उसने पे कर दिया तो उसको आप P&L में डेबिट कर सकते हैं, डिडक्शन खत्म आपकी। रिटायर 3 ही थी, छोटी सी थी, किसको क्या करवाना, 3 लाइन बना लेना ऐसे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, तीनों का छोटे छोटे लिख देना। हाँ जी बोलो, यस और नो, बोलिए। यस सर, समझ आया कि नहीं आया? एक छोटी सी चीज आपकी और करवा देता हूँ, रिलीफ ओनली फॉर इंडिविजुअल, आज तक एग्जाम में नहीं आया है, बट आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 करवा दूं या छोड़ दूं? बुक निकालो एक बार फटाफट, ये आपके सामने लगी हुई है, बुक निकालो। एग्जाम में तो नहीं आया है, चलो करवा देता हूँ। छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, बस इतना ही है, ये जो स्क्रीन पर है ना सिर्फ इतना ही है, उससे पहले तो बस इसकी राम कहानी लिखी है। रिलीफ अंडर सेक्शन 89, किसी को भी एरियर ऑफ सैलरी है, एडवांस सैलरी है, किसी भी तरह का पैसा उस साल में मिला है जिस साल से वो रिलेट नहीं करता और टैक्स रेट चेंज हो गए, तो आप रिलीफ क्लेम कर सकते हो। जैसे मान लो आपको पिछले 15 साल की सैलरी अब बढ़कर मिली है, एरियर ऑफ सैलरी। हाँ सर, पिछले 15 साल में रेट कम थे, अब टैक्स रेट हाई कर दिए सरकार ने, तो अब आपको ज्यादा टैक्स देना करना पड़ेगा। हाँ, आप क्या बोलोगे, सर ये सैलरी मेरी पिछले सालों की है, मुझे मिली अब है, इसमें मेरी क्या गलती है?
आप सिंपल सिंपल यही पॉइंट रखोगे, हाँ सर भैया पिछले सालों के उस साल का टैक्स लगाओ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब हम पिछले साल की कैलकुलेशन इस साल में नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आईटीआर का हमारा फिक्स फॉर्मेट है, हम एक कैलकुलेशन दे देते, रिलीफ दे देते हैं। आप बात समझ आई? रिलीफ किस बात की सर? रिलीफ इस बात की कि पिछले सालों में आपको कम टैक्स देना था, अगले सालों में कम टैक्स देना था, इस साल में आपने ज्यादा टैक्स करवा दिया मुझसे, तो रिलीफ ले लो। इफ इंडिविजुअल रिसीव, बस यही है रिलीफ, इसके अलावा कुछ नहीं है। इफ इंडिविजुअल रिसीव एनी पोर्शन ऑफ सैलरी इन एरियर या इन एडवांस और रिसीव प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, जैसे ग्रेचुइटी, कॉमिटेड पेंशन, फैमिली पेंशन, एज ए रिजल्ट ऑफ सच रिसिप्ट हिज इनकम इज असेस्ड एट ए हायर रेट। आपकी इनकम जो एसेस हो रही है वो मिलने से वो हायर रेट पर हो रही, क्यों? क्योंकि जिस साल से वो इनकम परटेन करती है, बिलोंग करती है, उस साल में टैक्स रेट कम था, इस साल में ज्यादा है। टैक्स रेट एट विच वुड हैव बीन असेस्ड एट नो सच अफोर्सेड रिसीव्ड, ही कैन क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89। कैसे है ये सामने आपके, ये सामने क्या करना है, सिंपल सुनो सुनो मेरे, सुनो। टोटल इनकम पर टैक्स निकाल लो वो पोर्शन ऐड करके, जैसे एरियर ऑफ सैलरी फॉर टेक एन एग्जांपल, टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी टैक्स निकाल लो, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी टैक्स निकाल लो, माइनस कर दो। एक काम। दूसरा काम, टोटल इनकम उस साल की जिस साल से वो इनकम रिलेट करती है, इंक्लूडिंग एरियर टैक्स निकाल लो, टोटल इनकम उस साल की इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग एरियर टैक्स निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, और जो पहले वाला माइनस था और ये वाला माइनस है। सर समझ ही नहीं आया आपने क्या बताया, इतनी जल्दी बता गए। अभी देखो आपके सामने लेकर आता हूं। कैलकुलेट द टैक्स पेबल ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच सच एरियर एडवांस रिसीव्ड, मतलब करंट ईयर, जिस साल में आपको मिला, टोटल इनकम इंक्लूडिंग ऑफ एडवांस सैलरी या एरियर ऑफ सैलरी, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग ऑफ एडवांस सैलरी और एरियर ऑफ सैलरी, उस पर क्या निकालना है, टैक्स पेबल निकाल लो। टोटल इनकम इंक्लूड करते हुए एक्सक्लूड करते हुए दोनों पर टैक्स निकाल लिया, हाँ सर। डिफरेंस ले लो ए एंड बी का, टैक्स ऑन एडिशनल सैलरी इंक्लूडिंग टोटल, ठीक है सर। दूसरा, कैलकुलेट टैक्स पेबल ऑफ प्रीवियस ईयर रेट रिलेट्स, मतलब कैलकुलेट टैक्स पेबल ऑफ प्रीवियस ईयर टू विच द एडवांस सैलरी एरियर सैलरी रिलेट, मतलब उस साल का, जिस साल का बढ़ा हुआ आपको मिला था, उस साल का टोटल इनकम ले लो इंक्लूडिंग करते हुए, टोटल इनकम ले लो एक्सक्लूडिंग करते हुए, डिफरेंस निकाल लो ए और बी का। एक्सेस टैक्स एडिशनल 1 और 2 में, 1 में और 2 में रिलीफ मिल जाएगी 89 में, बस यही था, मतलब कुछ भी नहीं था, सिंपल देखा, जिस साल में मिला उस साल की टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर करते हुए टैक्स निकाल लो, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर करते हुए टैक्स निकाल लो, दोनों टैक्स को माइनस कर दो, बाजू में रख लो। अब उस साल पर पहुंचो जिस साल से ये रिलेट करती है, उस साल की टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर करते हुए टैक्स निकालो, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर करते हुए टैक्स निकालो, दोनों को माइनस कर लो, जो पहले वाला बाजू रखा था और जो ये वाला है दोनों को आपस में माइनस कर दो, जो भी फिगर आएगी वो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 होगी। अभी तक एग्जाम में नहीं आया, होप सो आ भी जाए, नहीं भी आए तो इतनी कुछ चिंता की बात है नहीं, ठीक है। हाँ ये बात जरूर याद रखना, रिलीफ अंडर सेक्शन लिख लो इस बात को कि रिलीफ और रिबेट दोनों मिलते हैं एक साथ। कई बार वो एग्जामिनर एमसीक्यू में पूछ लेता है कि आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 और रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए, रिमेंबर रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए एंड रिलीफ अंडर सेक्शन 89, क्या ये दोनों एक साथ मिल सकते हैं? तो रिबेट मिलेगा इन एडिशन टू रिलीफ, लिख लेना इस बात को। और रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) हमेशा टैक्स पेबल से माइनस होती है। दो बातें लिखो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के लिए, दो बातें लिखो, क्या लिखोगे? रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1), फर्स्ट थिंग rebate and relief can be claimed at same time and always
माइनस रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) फ्रॉम टैक्स पेबल। हाँ जी, रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) रिबेट एंड रिलीफ। रिबेट कौन सी, लिख लेना, बेशक लिख लेना, किसी बच्चे को ध्यान ना हो तो। अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए और रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) लिख लेना ये बात। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ए एंड रिलीफ सॉरी रिबेट अंडर सेक्शन 89, rebate under section 87 capital A and relief under section 89 both can be claimed at the same time. Always minus relief under section 89(1) from tax payable। हमेशा आप इसको कहां से माइनस करेंगे, टैक्स पेबल से। निकालेंगे कैसे, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल था। टोटल इनकम, फिर दोबारा पहले इस साल की फिर उस साल की। इस साल में क्या करना है, टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर टैक्स निकाल लो, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर टैक्स निकाल लो, दोनों को माइनस करके दोनों टैक्स को बाजू रख दो। उस साल में पहुंचो जिस साल से ये रिलेट करते हैं। टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर, दोनों पर जो टैक्स निकाला था उसको लो, जो बाजू रखा था उसको लो, दोनों को माइनस कराओ, रिलीफ आ गई, रिलीफ आ गई। हाँ जी करेक्ट, हाँ सर रिलीफ हो गई साहब, ये समझा दिया, कंप्लीट। ये हो गया, ये हो गया, ये चार्ट हो गया, 7.5 लाख आपको कंप्लीट करवा दिया, ये करवा दिया, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। ये कौन सी है जी, सर वो आपका अगर 5 साल वाली, 5 साल तक आपको पीएफ में एग्जेम्पशन, कौन सा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अगर पैसा निकाल रहे हो तो 5 साल तक आपको होल्ड करना है, तभी जब फुल्ली अमाउंट निकालोगे तभी वो एग्जेम्प्ट होता है। अगर 5 साल से कम निकाला, इल हेल्थ के कारण निकाला, आपका एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया, वो वाले पॉइंट से कंप्लीट। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वाला भी कंप्लीट, 2.5 लाख 5 लाख वाला भी कंप्लीट कर दिया। ये कौन सा था सर, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ। 2.5 लाख की लिमिट 5 लाख ले लेंगे इन केस ऑफ पीपीएफ। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, यस सर कंप्लीट, ठीक है नोट्स। चलो ये लास्ट वाले पोर्शन तो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। हाँ सर आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स कंप्लीट हो गए। हाँ सर क्या क्या कंप्लीट हुआ, क्या क्या कंप्लीट हुआ सर, हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है सर। हमारी रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) कंप्लीट हो गई, ठीक है सर। हमारी डिडक्शंस कंप्लीट हो गई, वेरी गुड सर। हमारी अमेंडमेंट जो 7.5 लाख थी, जो 2.5 लाख थी, वो कंप्लीट हो गई, ठीक है साहब, ठीक है जी। चलो आज के लिए इतना ही रखें सर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसी क्या पढ़ाई चल रही है भाई, फोन करके बता दिया करो इस नंबर पे, कभी वार्तालाप भी किया करो। कम बच्चों के फोन आते हैं, मैं फिर कहता हूँ भैया जब तक आप कनेक्ट रहोगे तब तक हम आपसे कनेक्ट रहेंगे। अब एक हाथ से ताली नहीं बजती कभी भी, आप इस हाथ से ताली कैसे बजाओगे, दोनों हाथ लगेंगे ताली बजाने के लिए, हाँ साहब। तो जब आप कोऑर्डिनेट करोगे तो हम आपसे जरूर कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, ठीक है। क्लासें कैसी लग रही है जरूर फीडबैक जरूर 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 दिया करो। बुक कैसी लगी, और जीएसटी मैं आपको फिर कह रहा हूं नवंबर 2024 के लिए मैं जीएसटी भी लेकर आऊंगा, जीएसटी भी लेकर आऊंगा, 110% लेकर आऊंगा, ठीक है। तो नवंबर 24 के आपके कोई भी छोटे भाई बहन हो, दोस्त हो, जो भी हो, आप उनको जरूर 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 रेफर कर सकते हैं इफ यू आर सेटिस्फाइड विद अस, ठीक है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, क्योंकि सब हम अपना काम पूरी शिद्दत ईमानदारी के साथ करते हैं। इस टाइम पे इतनी दिक्कत चल रही है मैं आपको बता नहीं सकता, बट स्टिल मैं आपकी क्लासें ले रहा हूँ। 15 तारीख तक मैं सुपर बिजी हूँ, सुपर बिजी जिसको कहते हैं ना, फिर भी मैं क्लास लेता हूँ 15 फेब तक। ये नहीं कि कोई एहसान चल रहा है या कुछ भी, नहीं, सिर्फ मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी एक जिम्मेदारी है आप लोगों की तरफ। बेशक चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, बट मैं क्लास लूंगा ही लूंगा आपकी, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। आपकी कोई गलती नहीं है भाई, मुझे काम होता, आपकी क्या गलती है, आपका तो अटेम्प्ट है साहब, तो उसमें बट स्टिल आप ये बात सोचा करो कि हाँ यार अगर मास्टर जी हमारे साथ ऐसे लगे हुए तो हम भी इनके साथ इतनी शिद्दत के साथ लगे। दैट्स व्हाई आई सेड टू वे कम्युनिकेशन हमेशा रखा करो। चलिए जय हिंद, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में
किसी नए टॉपिक के साथ सैलरी का ही। थैंक यू सो मच।